बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन आपका दिन आज जो है वो बड़ा अच्छा जा रहा होगा, बहुत सारे प्लान्स किए होंगे। आज तो स्पेशली बच्चों की बड़ी जो है ना खुशी की लहर दौड़ी हुई है बच्चों में कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल से। और जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि जाहिर है घर में हमने टाइम स्पेंड करना होगा, खेलना होगा और बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि कहीं गर्मियों की छुट्टियों में ये होता है कि कभी नानी के घर जा रहे हैं, कभी दादी के घर जा रहे हैं या फिर घूमने फिरने का प्लान जो है वो उनके होते हैं। हम भी जब बचपन में इस तरह गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाते थे कि छुट्टियां हो गई हैं, अब 2-2.5 महीने जो है हम घर में रहेंगे, खूब खेलेंगे, काम करेंगे और घूमे फिरेंगे। मोस्टली बच्चों का यही होता है। और इसके साथ साथ आज जो है जनाब पूरी दुनिया में जो है वो पेरेंट्स का दिन मनाया जा रहा है, आलमी दिन मनाया जा रहा है। उसके हवाले से यही है कि तमाम पेरेंट्स को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिनकी वजह से आज हम इस स्टेज पर हैं। हमेशा पेरेंट्स जो है ना वो बड़े आपके साथ लॉयल होते हैं। यकीन करें, पेरेंट्स जैसा नेमुल बदल जो है वो कहीं पे भी नहीं है। जो माँ बाप होते हैं ना, एक तो उनका औलाद के साथ जो एक रिश्ता होता है वो बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है। अल्लाह ताला ने भी जो है इस रिश्ते की खूबसूरती बयान की हुई है। कुरान पाक में बार बार ये कहा गया है कि वालिदैन के हकूक़ का ख्याल किया करें, वालिदैन की हमेशा इज़्ज़त किया करें। अगर हम वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी भी कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते। स्पेशली अगर हम ये सोचें कि हम वालिदैन के बगैर बहुत कुछ हैं तो कुछ भी नहीं है। यकीन करें, अगर हम कहीं पर जाते हैं तो माँ की दुआएं साथ होती हैं, बाप की दुआएं साथ होती हैं। अगर इनकी दुआएं ना हो तो हम जो है बिल्कुल नाकाम ज़िंदगी गुजारेंगे। तो हमेशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। बहुत अफरा तफरी का इस टाइम दौर है, बहुत ज़्यादा हम लोग मसरूफ़ होते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज़ हमारे पास आ गई है जिसमें हम बहुत ज़्यादा मशगूल हो चुके हैं, हम अपनी अपनी चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं। पेरेंट्स को उस तरीके से हम टाइम नहीं दे पा रहे होते। तो खुदारा ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी सी है, मुख्तसर सी है, तो आपने अपने पेरेंट्स को ना अपने साथ अटैच करके रखें, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इनको कभी अकेला ना छोड़ें। स्पेशली जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वही टाइम होता है जब वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा साथ दें, हमारा ख्याल रखें। जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का हम बोल नहीं पा रहे होते लेकिन वो हमारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है कि पेरेंट्स को जो है बच्चे बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते। वो समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं और जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है और उनको किसी चीज़ का कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरी एक लाइफ गुजारी हुई होती है, उनका एक पूरा एक्सपीरियंस होता है। अगर वो हमें किसी बुरी बात से मना भी कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा ही भला होता है, जो कि हम नहीं जान रहे होते लेकिन उन्हें आइडिया होता है कि इनकी किस चीज़ में भलाई है और किस चीज़ में नहीं है। तो ये आज का एक खूबसूरत मैसेज भी है तमाम लोगों के लिए, तमाम व्यूवर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो बहुत इखलाक और प्यार से पेश आएँ और नरमी इख्तियार करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर एहतशाम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूरो फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और इसके साथ ही नाजरीन, जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, ये है जी रीत रंग एलबाइस का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है और इनका मिकाइल प्लाजा में इनकी बुटीक है। आप जा सकते हैं, उनकी बुटीक पर विजिट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी उनकी कलेक्शन आई हुई है। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज जो है हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। टॉपिक बता देती हूँ, आज हम बात करेंगे दिमागी खलल पर। ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं, आज ये सारी बातें जो है हम इनसे जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, जैसे रात जो है मैं ये भी परेशान थी क्योंकि हमारे दिमागी मसाइल जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मैं ये समझती हूँ हमारे ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा है इस टाइम। हमारे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लोग परेशान हैं, ऊपर से हमारे मुल्की सतह पर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो हमारे जो लीडर्स हैं उनकी आपस में हम लोग देखते हैं कशीदगियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ हैं, तलखियाँ, और उसके बाद जो आवाम पर एक जो बोझ पड़ रहा है वो है जी महंगाई का। और एक तो पहले पेट्रोल का एकदम उन्होंने हमारे ऊपर बोझ डाला कि 30 रुपये लीटर जो है वो बढ़ा दिया, और अब जो है रात मैं ये देख रही थी कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पर जो है वो घी भी जो है वो महंगा कर दिया गया है। अब ऑयल, आप कुकिंग ऑयल
अब ये खाने पीने की अशिया भी जो है वो महंगी हो गई हैं। पहले मेंटली तौर पे रेडी थे कि जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो इसके बाद जो है महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, और वही हुआ जिसका डर था। तो अल्लाह पाक खैर करे, फिर भी हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानियां करे। हमारा प्यारा मुल्क है, हम इसी से हैं, और अगर हम इस मुल्क की हम खिदमत नहीं करेंगे और इससे प्यार नहीं करेंगे तो हम भी कुछ नहीं है। ऐसा है कि नहीं है डॉक्टर साहब? महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दिमागी मसाइल भी हमारे उसके साथ बढ़ते जा रहे हैं। आप सही कह रही हैं। हाँ। क्योंकि नेचुरली आपकी जो सिचुएशन या माहौल जो है वो आप पे काफ़ी फ़र्क डालता है। तो जहाँ तक दिमागी खलल, या पहले तो हम ये, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है जब हम चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो दिमागी खलल दिमागी अमराज की वजह से भी हो सकता है, और दिमागी खलल नफ्सियाती अमराज की वजह से भी हो सकता है। सो अगर तो हम इसको दिमागी खलल को मेंटल रिटार्डेशन, या जिसको हम कहते हैं कि ये बच्चा या ये शख्स जो है एक नॉर्मल शख्स से कुछ कम मेंटली एक्टिव है या मेंटली परफॉर्म कर सकता है, तो उसको हम मेंटल रिटार्डेशन या लो आईक्यू, क्योंकि सिविलाइज दुनिया में अगर आप किसी को कहते हैं कि ये बच्चा या बड़ा मेंटली रिटार्डेड है तो उसको पसंद नहीं किया जाता, कि ये एक लोगो या लेबल जो है पसंद नहीं किया जाता। तो उसके लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है कि उनको मेंटली चैलेंज्ड कह दिया जाए, या ये कह दिया जाए कि इनका आईक्यू एज नॉर्मल नहीं है। सब नॉर्मल भी ना कहा जाए बल्कि एज नॉर्मल नहीं है। मकसद ये है कि वो शख्स आखिर एहसास रखता है, वो बच्चा आखिर एहसास रखता है, फीलिंग रखता है, तो वो महसूस नहीं करे। या ऐसी अगर एक बच्चे को आप ये कहते जाएं कि ये बच्चा बड़ा शरारती है, ये बच्चा बड़ा शरारती, वो बेशक ना भी शरारती हो वो शायद शरारतें करना शुरू कर दे कि हर कोई मुझे ये समझता है कि मैं तो शरारती हूँ। तो बच्चे भी ऐसे पोर्ट्रे करना या वैसे एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जनरली और इवन बहुत सारे मौरूसी अमराज हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है और मौरूसी अमराज हैं जिनमें बच्चों के आईक्यू नॉर्मल नहीं होते या कम, नॉर्मल से कम होता है। अब उसमें एक पूरी रेंज है। ठीक है। अगर आप 70 बिलो हैं तो उसको हम मेंटल रिटार्डेशन, फिर उसमें ये कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, उसमें आ जाते हैं। मौरूसी अमराज के अलावा अगर खुदा न खास्ता डेवलपिंग स्टेज, चाहे वो जब बच्चा माँ के साथ हो, हमल में हो, या उसके बाद कोई दिमागी इन्फेक्शन हो जाती है, या खून की सप्लाई कम हो जाती है, या कोई और ऐसे अमराज हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे की डेवलपमेंट ब्रेन की नॉर्मल नहीं होती। और फिर जब वो बच्चा एक रियल लाइफ में आता है तो वो वैसे परफॉर्म नहीं कर सकते जैसे कि एक आम नॉर्मल शख्स या बच्चा परफॉर्म करता है। इसके अलावा मौरूसी अमराज हो गए, इन्फेक्शंस हो गई। इसके अलावा बाज़ औक़ात आपके सोशो इकनॉमिक फैक्टर आ जाते हैं। सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स में सबसे अहम चीज़ जो बाहर की दुनिया में देखी गई है, जो कि पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल है नहीं लेकिन शायद कम है, और वो है अल्कोहल का यूज़। सही। तो हमारी सोसाइटी में भी अल्कोहल का यूज़ है, ओपन नहीं है, लेकिन अगर ख़ास तौर पे ख़वातीन हमल के दौरान अल्कोहल का यूज़ करती हैं तो बच्चों में सबसे ज़्यादा जो बाहर की दुनिया में देखा गया है मेंटल रिटार्डेशन की जो वजह है वो अल्कोहल का यूज़ है माँ में जब वो हमल से हो। अल्कोहल के अलावा स्मोकिंग। अब वो स्मोकिंग, एक तो आप डायरेक्टली जैसे सिगरेट पीते हैं, और एक है पैसिव स्मोकिंग, लाइक आपके हस्बैंड या स्पाउस जो हैं वो सिगरेट पीते हैं और आप पास ही हैं तो वो धुआं, उससे वही असरात आप में भी आते हैं, तो उससे भी बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन और ग्रोथ रिटार्डेशन दोनों चीज़ें आ जाती हैं। सो ये तो हो गए जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। इसके अलावा आपके जो अगर माँ खुराक सही नहीं लेती, ठीक है, वाइटामिन्स नहीं लेती, ख़ास तौर पे फोलिक एसिड जो है वो प्रेगनेंसी में ज़रूर लेना चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, और वैसे भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सोशो इकनॉमिक स्टेटस जो है लोगों का अच्छा नहीं है, अब जैसे गोश्त इतना महंगा हो गया, चीज़ें इतनी महंगी हो गई, तो हम ये समझते हैं कि अगर आप घर में भी देखें जो मर्द हजरात हैं या जो बाहर जाके काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो कोशिश ये होती है कि उनको अच्छा खिलाया जाए, जो सालन में से भी अच्छी है बोटी निकाल कर उनको दी जाए। मकसद ये कि वो हेल्दी होंगे तो कमा के लाएंगे। लेकिन इस सिलसिले में जो निगलेक्ट हो जाते हैं वो हैं ख़वातीन और बच्चे, जबकि वो जनरेशन है जो आनी है, या वो खातून जो है वो उसने नेक्स्ट जनरेशन को आगे लाना है।
अगर वो हेल्दी नहीं होंगे तो ये बच्चों में मसला आगे हो सकता है। तो उसमें खास तौर पे आयरन सप्लीमेंट जो है वो खाने चाहिए। खास तौर पे जो बच्चे छोटे हैं, अगर आप बच्चों को ये नोट करें कि एक चीज़ है उसको बोलते हैं पिका ईटिंग होती है कि बच्चे मट्टी खाते हैं, पेंट खाते हैं, और वो दरअसल एक हैबिट बन जाती है क्रेविंग की वजह से, और उसकी एक कॉमन रीज़न जो है वो आयरन डेफिशिएंसी है बच्चों में। सही। तो अगर आप नोट करें कि आपका बच्चा ऐसी किसी हैबिट में इन्वॉल्व हो रहा है कि वो चीजें, तो हम समझ रहे होते हैं कि बच्चे हैं, हाँ, इस तरह की शरारतें करते रहते हैं, निगलेक्ट नहीं करें। हाँ, कि अगर बच्चे मट्टी खा रहे हैं या बच्चे जो हैं वो पेंट खा रहे हैं या कुछ और आपको नजर आता है कि चीजें उठा के खा लेते हैं, फौरन से चेक करवाएं कि खुदा ना खासा उनमें आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी डायरेक्ट मैनिफेस्ट नहीं करती, वो मैनिफेस्ट करती है क्रेविंग की सूरत में। और चूंकि बच्चा बता नहीं सकता, तो उसको बच्चे को जो नजर आएगा, जो उसको आसानी से मिलेगा, चबाना और खाना शुरू कर देगा। तो इस चीज को अवॉइड करिए और देखें, बच्चों पे नजर रखिए। और फिर जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात की, और आज पेरेंट्स डे है, मैं खुद भी माशाल्लाह मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी किसी का बच्चा हूँ तो मेरे ख्याल में हम सबको अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। और आजकल के ज़माने में मैं खुद भी जब भी ये बात टीवी पे भी कहता हूँ, वैसे भी कहता हूँ, तो मैं खुद को भी ये समझा रहा होता हूँ कि सेल फोन यूज़ कम करें, सेल फोन यूज़ कम करें। मैं खुद कई दफ़ा जबकि मैं ये बात कहता भी हूँ, उसके बावजूद मैं ये महसूस करता हूँ कि जब मैं घर जाके बैठता हूँ तो मेरी रिलैक्सेशन ये होती है कि अच्छा मैं कुछ देख लूँ। और मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वो एक क्लिप आप देखते हैं तो वो फिर आप आगे 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 होता रहता है। तो कोशिश करें कि जब आप घर जाएं, बच्चों में जाएं, तो बच्चों को टाइम दें, उसको सेल फोन यूज़ नहीं करें, उसको फ़ोन कॉल्स नहीं करें। और जैसे मैं कहा कि मैं खुद भी अपने आप को ये बात समझाता हूँ जब ये बात कहता हूँ, क्योंकि ये आजकल एक बहुत गलत आदत बन चुकी है। एक ऐसी चीज हमारे पास गैजेट आ चुका है ना, हम उसी में ही मसरूफ हो गए हैं। फिर हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के, अच्छा पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं होता, फिर बच्चों के पास भी टाइम नहीं होता। जब दोनों में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आजकल देखने में, और कोविड के दिनों में चूंकि सेल फोन और मीडिया और टीवी स्क्रीन का जो टाइमिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो देखने में, अगर आपने भी नोट किया है कि अगर आप बच्चे को सेल फोन या कुछ दे के बिठा दें, वो कई घंटे बैठे रहेंगे, ये भी नहीं बताएंगे कि उनको बाथरूम जाना है, पानी पीना है, कुछ खाना है। तो अगर आप बच्चों को फिजिकली इन्वॉल्व करेंगे तो वो बताएंगे जी अब मुझे भूख लगी है। बिल्कुल। तो प्लीज़ बच्चों के साथ घर पे टाइम स्पेंड करें। और मैं खुद भी ये हैबिट फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, और मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर ज़रूर जाया करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर की छत पे या कहीं थोड़ा सा उनके साथ टाइम एक्टिव फिजिकल टाइम ज़रूर स्पेंड करें, ताकि बच्चों की ग्रोथ या नशोनमा नॉर्मल हो। अगर आप उनको घर पे टीवी पे बिठाए रखेंगे, क्योंकि बाहर जाने की जगह नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, और बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे इरिटेबल हो जाएंगे, गुस्सा करना शुरू हो जाएंगे, उनमें बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और जब वो अपनी खुराक का अपना ख्याल नहीं रखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम देखते हैं कि क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो प्लीज़ इस चीज़ को नज़र में रखिए। सो मेंटल रिटार्डेशन एक तो फिजिकल फैक्टर्स हैं जैसे हमने डिस्कस किया, फिर साइकोलॉजिकल जैसे स्क्रीन वगैरह है। इसके अलावा नफ्सियाती अमराज भी हो सकते हैं जिनमें बच्चे जो हैं वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं करते। बाज़ औक़ात पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। अब अगेन ये चीज़ें जो हैं जब तक, क्योंकि अगेन चूँकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, एक हमारी इकोनॉमी पुअर है, तो पेशेंट बार बार या वालिदैन बार बार बच्चों को जाके दिखा नहीं सकते। अगर वो थोड़ा बहुत नोट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि घर पे ही या किसी से डिस्कस करके ही उस मसले को हल कर लें, जाके साइकोलॉजिस्ट से ओपिनियन नहीं लें उसमें फिर, या साइकाइट्रिस्ट से। उसमें फिर प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो पेशेंट्स आते हैं तो वो एडवांस स्टेज पे आ चुके होते हैं। एडवांस स्टेज का मकसद ये होता है, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ जिनको माइग्रेन्स होते हैं। अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन है और वो माइग्रेन उनको महीने में 1 दफ़ा होता है, ठीक है, और फिर महीने में 2 दफ़ा होना शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, अपनी मर्जी से कभी पैनाडोल ले ली, कभी कोई टैबलेट ले ली, ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेन बढ़ता जा रहा है, अब वो बढ़ता जा रहा है, नहीं दिखाया, फिर वो उस स्टेज पे आ जाता है कि वो रिफ्रैक्टरी हो जाता है। मकसद ये है कि वो ना दवाइयाँ असर कर रही होती, ठीक है, फिर आपको वो पेन साइकिल ब्रेक करना पड़ता है। जब आप वो पेन साइकिल ब्रेक करते हैं, पेशेंट बेहतर हो जाता है, वो कुछ अर्सा मरीज दवाई इस्तेमाल करता है, फिर छोड़ देता है। और ये कॉमन है, ये नहीं कि पाकिस्तान में है, अमेरिका में भी तकरीबन 40% लोग यही मिस्टेक करते हैं।
मकसद क्या है, जब रिफ्रैक्टरी हो जाए कोई बीमारी या एक बीमारी मुस्तकिल चले जा रही है और प्रॉपर उसमें इंटरवेंशन नहीं की गई, तो फिर वो मसला आपके दिमाग में इनग्रेन्ड हो जाता है। सही। तो उस मसले को एक तो आपको ट्रीटमेंट हाइपोटेंसी या हाई डोज यूज करनी पड़ती है, और दूसरा ये कि उसकी रिकवरी या बेहतरी के चांसेस कम होते जाते हैं। सो चाहे माइग्रेन्स हों, दौरे हों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, नफ्सियाती अमराज हैं, अगर आप टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर आगे वो बढ़ जाएगा। दूसरा एक कॉमन मिस्टेक जो हमारे पॉपुलेशन में, अगेन मैं लोगों को इसलिए ब्लेम नहीं करता कि हमारी सिचुएशन ऐसी है, सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है कि मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट्स जो हैं वो फॉलोअप नहीं करते। एक दफ़ा दिखा लिया, मरीज बेहतर हो गया, तो अगर उनको लिखा है कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आके दिखाना है, फिर साल 1.5 साल गुजर जाता है, वो भी जब दोबारा तबीयत खराब होगी तो आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसमें फिर जो मैंने कम से कम बाहर देखा, क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम इन प्लेस है, तो पेशेंट को ये समझाया जाता है कि आपने साल में एक दफ़ा ज़रूर दिखाना। ठीक है, 6 महीने साल में एक दफ़ा ज़रूर दिखाना, ताकि आपकी बीमारी जो है वो कंट्रोल स्टेज में रहे और फ्लक्चुएट ना करे, क्योंकि बार बार की फ्लक्चुएशन जो हैं वो आपको रिफ्रैक्टरी कर देती हैं, जिसमें इलाज ज़्यादा हाइपोटेंसी फिर करने का, फिर नेचुरली उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। आप शुरू में तो कॉस्ट बचा रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि दवाइयाँ बढ़ जाती हैं, उनकी डोजेज बढ़ जाती है। सो दुनिया में तकरीबन 2.5 से 3% देखा गया है कि मेंटल रिटार्डेशन के पेशेंट्स या लोग होते हैं, और जैसे हमने बहुत सारे फैक्टर्स भी डिस्कस किए कि उसमें हो सकते हैं। लेकिन कुछ जो ट्रीटेबल फैक्टर्स हैं, जैसे अगर मौरूसी है तो वो तो आप नहीं ख़त्म कर सकते, वो अच्छा, मौरूसी का फिर कोई इलाज नहीं है क्या? मतलब वो तो फिर ट्रीटमेंट भी नहीं उसका हो सकता, या मेडिसिन वगैरह से उसको काबू किया जा सकता है? तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अब दुनिया में तरक्की बहुत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो मौरूसी अमराज के भी इलाज आ रहा है। अच्छा। लेकिन अभी मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड एज सच नहीं है। चूँकि मैं जेनेटिक्स प्रैक्टिस भी करता हूँ, और अभी जो इलाज मौजूद हैं या आ रहे हैं उनकी कॉस्ट अभी करोड़ों में है। अभी वो पाकिस्तान में अफोर्ड भी नहीं किया जा सकता। मौरूसी अमराज का इलाज आ रहा है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो इल्म दिया है उसके मुताबिक हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन अभी एज सच मेंटल रिटार्डेशन मौरूसी अमराज की वजह से जो है उसका इलाज मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ ऐसा मर्ज है जो जल्दी आप पिक कर लें मौरूसी, और उसने आगे बढ़ना है और आप उसको शुरू में ही कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो वो थोड़ा डिले हो सकता है, ख़त्म ना भी हो तो। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लेकिन जो ट्रीटेबल फैक्टर्स हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम बात उन चीज़ों पे फोकस हो जाते हैं जो इनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा स्मोकिंग है, अल्कोहल यूज़ है, अच्छी न्यूट्रिशन है, और ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी या हमल के दौरान वाइटामिन्स का यूज़ है, और डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करें तो उम्मीद है कि बच्चों में मसला नहीं होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर है फैसलाबाद से, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता था डॉक्टर साहब से जी जी कि फैमिली में कोई अगर कोई ऐसा दिमाग का मसला होता हो तो वो आगे बच्चों में भी इनहेरिट होता है, या कि डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? नेचुरली होता है, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त तो ये मसला होता है, या कि पहले उसका वो है इनहेरिट करती हैं वो चीजें, मतलब चचा दादा हो गए। अगर तो आपके जहन में कोई नाम है कि मौरूसी मसला या मेंटल रिटार्डेशन किस वजह से है, अगर आप वो मुझे बता सकें तो मैं उसके मुताबिक बता देता हूँ आपको, वरना जनरल बात बता देता हूँ। बता सकते हैं जी डॉक्टर साहब? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, पैदाइशी वो नुस्खे कह रहे हैं। एक जो बात मैं बड़ा प्रमोट भी करता हूँ आपके चैनल और मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी, क्योंकि एक जो ट्रांजिशन आया है हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स पहले पढ़ाई होती थी, इतना अरसा नहीं होती थी। पढ़ाई अब चलती रहती है, ख़ास तौर पे अगर डॉक्टर्स हैं तो उनको सारी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है। और इस प्रोसेस में हुआ ये है
कि जो ख़वातीन हैं उनकी जो एक एज है जिसमें शादी होनी चाहिए उसमें नहीं हो पाती या वो लेट हो जाती है। ठीक है। अगर ख़वातीन 32, ये एक एविडेंस बेस्ड नंबर है कि अगर खातून की उम्र 32 साल से ऊपर हो जाए और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हों तो बच्चों में मौरूसी अमराज के चांसेस बढ़ते जाते हैं और डबल, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो काफ़ी रफ्तार से वो बढ़ते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि 32 की एज के बाद ख़वातीन को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको शादी और बच्चे यानी फैमिली जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए अमूमन मैं ये कहता हूँ, अब जो मेरे पास लोग आते हैं एडवाइस के लिए, जो पेशेंट्स आते हैं कि या डॉक्टर्स भी, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि देखिए पढ़ाई तो चलती रहेगी, आप एटलीस्ट शादी करके प्रोसेस शुरू करिए फैमिली का। उसके बाद आप अब देखिए कि कंफर्ट लेवल, क्योंकि नेचुरली ये हम सब जानते हैं कि पैसा जितना भी हो वो कम है, सो वो कभी भी इतना नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप इस सारे प्रोसेस में कि मैं ये माइलस्टोन अचीव करूंगा तो मैं शादी करूंगा, मैं ये माइलस्टोन अचीव करूंगा तो मैं इस काबिल होऊंगा, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। बाहर की सोसाइटी में चूंकि फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पे भी डिले होते हैं, मैरिजेस या बच्चे डिले होते हैं, और उस चक्कर में फिर वहाँ पे भी मौरूसी अमराज ज़्यादा देखे गए हैं। लेकिन इन खास तौर पे जो माँ की उम्र के हिसाब से जो मौरूसी अमराज हैं उनमें मेंटल रिटार्डेशन ज़्यादा कॉमन है, डाउन सिंड्रोम काफ़ी कॉमन देखा गया है। सो प्लीज़ मैं इसी मीडिया के थ्रू ये कहना चाहूँगा वालिदैन को, क्योंकि नेचुरली हम खास तौर पे पाकिस्तान में ये डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, ये बड़ों पे छोड़ा जाता है। तो जहाँ पे वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो छोटा बच्चा हो तो उसके खुराक का ख्याल रखें, नींद का ख्याल रखें, उनको चोट ना लग जाए, तो हर एज की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ आप कम से कम 4-5 साल पहले प्लान करना शुरू कर दें, ताकि जिस एज में शादी होनी चाहिए उस वक्त तक आपको एक प्रॉपर मैच मिल जाए। इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और लाइन पे हमारे साथ हैं जी हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर बिलाल खान नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बिलाल, आपके ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन बिलाल आपसे बात करेंगे हम गैस्ट्रो पे। जिस तरह अब गर्मी जो है रोज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो उसके साथ मुख्तलिफ बीमारियों में भी जो है इजाफा हो रहा है। जिस तरह गैस्ट्रो एक ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। थोड़ा इसके बारे में हमें बताइएगा, अब तक की क्या सूरत हाल है? अगर हम इस वक्त गैस्ट्रो की सूरत हाल की बात करें तो एक हफ्ते का अगर हम डाटा उठा लें मुल्तान का, तो एक हफ्ते में 2000 से ज्यादा मरीज मुल्तान के अस्पतालों में पहुंचे हैं। अगर आज की बात करें गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो तकरीबन 444 जो मरीज हैं वो अस्पतालों में लाए गए हैं। मुल्तान निश्तर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और कुछ रोज पहले जो वाइस चांसलर है उन्होंने अहकाम जारी किए कि इजाफी बेड लगाए जाएं जो गैस्ट्रो के मरीज हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में नजर आ रहा है। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की बात करें तो उनके वार्ड में जगह सिर्फ 65 बेड की है, 65 बच्चों को लेने की है, लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ पर 100+ पेशेंट आते हैं, 150 तक पेशेंट आ जाते हैं, बच्चे जो कि गैस्ट्रो से मुतासरा होते हैं और ये जो मर्ज है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रीजन की अगर बात करें तो रीजन इसमें बेहतियाती है। एक तो हमारे घरों में साफ पानी का इस्तेमाल नहीं होता। जो हमारे घरों में वासा पानी सप्लाई करता है वो मिक्सिंग होती है, वो जहरीला पानी होता है, हम उसे उबाल कर इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चों का पेट खराब होता है और वोमिटिंग होती है और मोशन होती है और उसकी वजह से बच्चे निढाल होकर अस्पतालों में जा रहे हैं। सेकेंड रीजन ये है कि जो मोस्टली जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो ये कहते हैं फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें, पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें। और जो अक्सर हम देखते हैं तो एक अच्छा हुआ कि बच्चों के स्कूल में छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे ज्यादा मुतासिर बच्चे हो रहे थे क्योंकि वो स्कूल जा रहे थे, बाहर बाजारी अशिया खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सोडा बोतल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था। इस वजह से बच्चों के पेट ज्यादा खराब हो रहे थे, वो गैस्ट्रो का शिकार हो रहे थे। तो इसलिए अब डॉक्टर का ये कहना है कि शहरी कम से कम जो घरों में बच्चे हैं उनको ज्यादा बाहर ना निकलने दें। स्पेशली जो टाइम होता है 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को वालिदैन बाहर लेके चले जाते हैं, धूप में बच्चे घूमते हैं, फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी चीजें पीते हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह का जो सामना करना पड़ता है। एक तो
ज्यादा टेम्परेचर की रीजन नजर आ रही है। दूसरा बेहतियाती खुराक का जो नाकिस खुराक का इस्तेमाल है, और पानी शहर का खराब है। सारे शहर को इल्म है कि जो हमारे यहाँ वास्ता पानी सप्लाई करता है, उसके अलावा जो घरों में हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है, और सेम जो बच्चे फिल्टर में जो दूध पीते हैं तो उनको अच्छी तरह वॉश नहीं किया जाता। वो अक्सर जो दूध हम बच्चों को पिलाते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे उनका वो फिल्टर वाला दूध पीते हैं तो उनका पेट खराब होना शुरू हो जाता है। तो जो मेन सफाई है, सफाई के हवाले से शहरियों को एहतियात करनी चाहिए। अस्पतालों की कंडीशन ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मरीज हीट स्ट्रोक के और सेकंड गैस स्ट्रोक के आ रहे हैं। गैस स्ट्रोक के साथ डायरिया भी उसी साथ शामिल है। जो इस हवाले से तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम सामने आता है, वो इसका शिकार होता है, तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल में पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करें तो वहाँ भी इजाफी बेड लगाए गए हैं, निश्तर में भी लगाए गए। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स इस वक्त हाथ खड़े करके बैठे हो, ये कहते हैं कितने बच्चे हम नहीं ले सकते, कितने बड़ी तादाद में बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। तो वालिदैन को बार बार ताकीद तो ये की जा रही है कि वो एहतियात करें। लेकिन ये भी कहा जाए अगर ये होता है तो उसको ईजी ना ले। हम अक्सर ईजी ले लेते हैं, हम कहते हैं कि यार चलें ठीक है, पेट ही तो खराब हुआ है, वोमिटिंग हुई है, किसी ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो अगर दिन में 2-3 बार हो जाए तो जिस्म निडाल हो जाता है, पानी की कमी हो सकती है, उसकी वजह से जो गुर्दे हैं, उसके अलावा जो दीगर अमराज हैं वो बढ़ सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं। तो इसलिए इसको ईजी नहीं लेना शहरियों ने। अक्सर हम देखते हैं कि शहरी निडाल होकर अस्पताल आते हैं तो वो फिर लाजमी बात है उनको ड्रिप लगती है, वो कई घंटे एडमिट रहते हैं। तो इसलिए डॉक्टर ये कहते हैं फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रिव्यू करें, डॉक्टर से रिव्यू करें और अपना ट्रीटमेंट कराएं ताकि वो उस बात से बच सकें। सही, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका गेस्ट शो पे बात करने के लिए। जैसे वाकई हमें जो गर्मी है इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और स्पेशली हमारे बिलाल ने बात की कि हमारा इस टाइम जो मुल्तान में पानी की सूरत हाल है वो बहुत ही नाकिस है। पानी साफ हमें पीने को मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से जो है बीमारियां दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे पेट के अमराज जो हैं वो वाकई डिहाइड्रेशन भी और गैस्ट्रो भी, डायरिया भी, ये ऐसी बीमारियां हैं जो पानी साफ ना मिलने की वजह से ये ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा खाना पीना और अच्छी हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा है कि नहीं? हाँ, इसमें हम अगर रियलाइज़ नहीं करते गर्मी की वजह से, क्योंकि जब आप का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो बॉडी से ऑटोमेटिकली इवेपोरेशन हो रही होती है पानी की, चाहे वो पसीना आए या ना आए। और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे चूँकि वो बैठते नहीं हैं, भागते हैं, शरारतें करते रहते हैं घर में, उनका तो जाहिर सी बात है। तो उसमें कोशिश ये करें कि उनकी एक्सेस में पानी रखें, उनको खुद भी पूछते रहें, लेकिन ऐसे रखें कि जहाँ से वो खुद डाल के पीते रहें। तो बाज़ औक़ात माओं को ये होता है कि वो गिराते भी हैं साथ में, तो पर्सनली स्पीकिंग गिराने दें थोड़ा बहुत, क्योंकि अगेन दिस इज़ देयर वे कि वो खुद को कूल डाउन करने के लिए, शरारत करने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए। ठीक है वो उस पर फिसल के गिर ना जाएं, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अगर आप पानी ऐसे रखेंगे बच्चे खुद डाल के पीते रहें बनस्बत कि हर दफ़ा वो बड़ों को कहें, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। ठीक है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह हम जो प्री मेच्योर बच्चे पैदा होते हैं, जिस तरह 7 मंथ्स के या 8 मंथ के, तो मोस्टली होता है कि जो 8 मंथ्स में उनकी तो डेथ हो जाती है, लेकिन 7 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं प्री मेच्योर, उनमें भी ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। दिमागी मसाइल और उनके दिमागी अमराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो दिमागी तौर पे वो वीक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पहली बात तो ये कि क्यों बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ। अब उसमें माँ के कोई फैक्टर्स हैं कि ब्लड प्रेशर हाई था या शुगर अनकंट्रोल्ड थी या कोई और वजह थी। अमूमन हाई ब्लड प्रेशर एक वजह है जिसकी वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, या कोई और वजह थी माँ के बिहाफ पे जिसकी वजह से ये मसला हो। पहली बात तो ये कि अगर प्रॉपर केयर दी जाए तो 7 मंथ 8 मंथ पे भी बच्चा बच जाता। अच्छा, 6 मंथ पे भी बच्चा बच जाता। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सिकंदर है खानेवाल से, क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहे हैं कि ये पूछना चाह रहे हैं कि मेस्टेनिया ग्रेविस के बारे में मालूमात लेना चाह रहे थे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। माइस्थीनिया ग्रेविस मेरी सब स्पेशलिटी भी है और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मकसद ये है कि आपका अपना सिस्टम आपके अगेंस्ट एक्चुअली काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है।
पहले तो इसका डायग्नोसिस कंफर्म होना चाहिए, फिर उसके मुताबिक इलाज है, और इलाज इसका अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम्स, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उसमें बीमारी ख़त्म नहीं होती है जैसे डायबिटीज़ है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है, और माइस्थीनिया ग्रेविस भी एक कंट्रोलेबल कंडीशन है। तो जो भी आपके डॉक्टर हैं उनको दिखाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम प्रीमेच्योर बच्चे की बात कर रहे थे। जी, तो मैं ये बता रहा था कि इवन 6 मंथ्स पे भी बच्चा जो है वो उसको बचाया जा सकता है प्रॉपर केयर के साथ। ठीक है। जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अर्ली होती है, वो इतना लेट नहीं होती। अच्छा, ठीक है। नेचुरली वो चल तो रही होती है, हाँ। लेकिन जो एक्चुअल या रैपिड ब्रेन ग्रोथ और डेवलपमेंट वो शुरू के चंद हफ्तों में होती हैं। तो इसीलिए वो वाइटामिन और ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि ग्रोथ, जो ब्रेन ग्रोथ है वो खास तौर पे इफेक्ट ना हो। सो जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनमें अगर बर्थ पे प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले, ये प्रॉपर केयर ना मिले, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्रेन प्रॉब्लम या ग्रोथ, ब्रेन इंसल्ट या ब्रेन डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन एक लॉन्ग टर्म। तो मैं अपने डॉक्टर्स कॉलीग्स को भी ये समझाना चाहूँगा आपके थ्रू, और पेशेंट्स को भी, कि प्लीज़ ये टाइम बहुत सीरियस होता है, क्योंकि आगे अगर उस शख्स ने 60 साल 70 साल की ज़िंदगी गुजारनी है, वो डिपेंड करता है इन 9 महीनों पे और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी केयर पे। एक तो हमने ये समझ लिया कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो केयर है, वो जितना हम एक महंगा डॉक्टर हम लेंगे जो डिलीवरी करवाएगा तो ये अच्छी केयर है, लेकिन ये हमें पता है, मैं चूंकि खुद इस फील्ड में हूँ, तो हमारे इवन प्राइवेट सेटअप्स में भी केयर अच्छी अवेलेबल नहीं है। अब उसमें जो भी फैक्टर है वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन मैं प्लीज़ अपने कॉलीग से ये कहूँगा, जो डॉक्टर्स हैं या जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, कि प्लीज़ पेशेंट्स का ख्याल करिए। ये आने वाली नस्लों का सवाल है, इस पे बहुत तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता ब्रेन इंसल्ट होती है या मेंटल रिटार्डेशन होती है, वो बच्चा जो है वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, वो कभी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह परफॉर्म नहीं कर सकता, और वो बहुत का बर्डन हो जाता है उस फैमिली के लिए भी, उस सोसाइटी के लिए भी। थोड़ी सी एक बेएहतियाती की वजह से जो है वो आपकी जो है वो लाइफ रिस्क है। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ख्याल करें, और जो थोड़ी बहुत इक्विपमेंट उन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करें। एक डॉक्टर या हॉस्पिटल की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि अगेन हम अगर ये सोच के करें कि मैं ये काम अल्लाह की खातिर करता हूँ, हाँ। मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे ये पैसे ज़्यादा मिलेंगे या मेरी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी हो, मैं इसलिए ये एक्स्ट्रा खर्चा इसलिए कर रहा हूँ, या ये 2 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा इसलिए ख़रीद रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई 1-2 मरीजों को या चंद मरीजों को मैं हेल्प कर सकूं अल्लाह की खातिर। अच्छा, डॉक्टर का पेशा ऐसा है ना, लोग मसीहा समझते हैं, और फिर जो लोग अपने पेशे के साथ एक तो मुंसलिक हैं और फिर सिंसियर हैं, तो वो अपना काम जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कि अगर आप अपने जस्ट पैसा ही कमाना है और अपने जानों के साथ खेलना है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं इस पेशे के साथ जुड़ने का। एक्चुअली ये हमारा सोसाइटी डायलेमा बन चुका है, अगेन क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये हमें पता है, टॉप टू बॉटम नहीं है। सो जब आप दूसरों को देखते हैं तो एक टेम्पटेशन होती है, ठीक है। आपके बच्चे भी, जब वो पहले ज़माने में ड्रामा आता था कि वो एक ही पुलिसमैन है, वो एक के बच्चे बड़े बेचारे कसम परसी की हालत में, और एक ही दूसरा उसी उस पर, मैं सॉरी कि मैं पुलिस की एग्जांपल दे रहा हूँ, अमूमन ड्रामों में पुलिस को दिखाया जाता, ठीक है। लेकिन ये कि ये हर प्रोफेशन, हर इंस्टीट्यूशन, हर उसमें लेवल में ये चीज़ अब शामिल हो चुकी है कि आप बाजू का सोसाइटी का प्रेशर, घर से प्रेशर आप मजबूर हो जाते हैं, या अगर आप जैसे अगर प्रेजेंट सिचुएशन है, आपके घर में खाने को कुछ नहीं है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप गलत काम करके अपने बच्चों के लिए खाना अरेंज कर सकें, लेकिन अब ये एक सोसाइटी, अब इसमें जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। सो मेरे ख्याल में जैसे हज़रत उमर फारूक का जो कॉल है, हम हर जगह कोट करते हैं कि अगर फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये कहना और करना 2 बहुत मुख्तलिफ और बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और ये स्टेटमेंट हमारे हर तरफ आपको सुनने को भी मिलेगी और आप हर तरह के लोगों से सुनेंगे। लेकिन एक्चुअली अब तो वो चीज़ नज़र नहीं आती हमारी हुकूमत तो अभी अपनी चीज़ों से नहीं बाहर निकल रही। मेरे ख्याल में एक चीज़ अगर हम सब इंसान या सब मुसलमान जो हैं
सब इंसान ये याद कर लें कि हम इस दुनिया में एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं और हम सब ने चले जाना है। और वो जब आप चले जाते हैं तो उसके बाद आपके पास ना वो गाड़ी होती है, ना वो मकान होता है, ना वो पैसा होता है, ना वो कपड़े होते हैं, वो सब यहीं रह जाता है। इंसान आता भी खाली हाथ है और ज्यादा भी खाली हाथ और है। जिनकी खातिर आप ये सब करते हैं वो बाद में आपके लिए दुआ भी ना करें। हाँ बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही है 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम दिमागी खलल पे बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो हम बात करेंगे किस तरह जो है वो दिमागी खलल पैदा हो सकता है, हम इससे बच कैसे सकते हैं, क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए और क्या इलाज है इसका? पहली बात तो ये कि सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ब्रेन डैमेज हुआ है किसी वजह से, उसकी रिकवरी या जो सेल जो मर चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते। जो डैमेज हो गया वो हो गया। उसमें जो बाज़-औक़ात रिकवरी या कुछ बेहतरी देखने को मिलती है वो इसलिए देखने को मिलती है कि जो दूसरे ब्रेन सेल्स हैं वो जो सेल जा चुके हैं, मर चुके हैं, उनका फंक्शन टेक ओवर कर लेते हैं। जैसे खुदा न खास्ता एक घर में 6 लोग हैं, उनमें से एक शख्स खुदा न खास्ता चला गया, मर गया, और बाकी जो 5 लोग हैं उस छठे शख्स का भी काम ले लेते हैं, शेयर कर लेते हैं आपस में। तो इसको कंपनसेशन बोलते हैं। ठीक, तो वो कंपनसेशन हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेल वापस आ गया। तो अगर सबसे अहम स्टेप जो है वो प्रिवेंशन कि ये डैमेज हो ही नहीं, तो उसके लिए जैसे हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल एक बहुत कॉमन फैक्टर है, स्मोकिंग है, न्यूट्रिशन है, डाइट अच्छी होनी चाहिए। आप घर में जो मर्द हैं उनका भी ख्याल रखें, लेकिन खवातीन और बच्चों का भी ख्याल रखें, उनका भी बहुत ख्याल रखें। और ख्याल में ये चीज़ याद रखिए कि सिर्फ डाइट वाइज ख्याल नहीं होता, इमोशनल ख्याल भी होता है। इमोशनल ये है कि जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि मेरे इतने बच्चे हैं, मैंने तो आज तक एक बच्चे को भी प्यार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो एक बच्चे को प्यार कर रहा था। तो आपने उसे समझाया कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको प्यार करें, उनको गले से लगाएं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है और इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है बच्चों की या जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो बेहतर होती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। सिमिलरली जो ख़वातीन हैं उनका भी ख्याल रखें। दे डू नीड इमोशनल सपोर्ट एज वेल, खास तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान। अच्छा, ये हमारे स्पेशली ये बहुत देखा जाता है, हमारे माशरे में भी है, जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं फिर उनके ऊपर डबल प्रेशर होता है। एक तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो ज़्यादा आपके ऊपर होता है कि उनको एक टेंशन भी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये टाइम होता है उनको बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बात की कि इमोशनल उनको सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन उनको वो चीज़ मिल नहीं रही होती और उसकी वजह से भी ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं। उसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से एज सच ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं, लेकिन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की वजह से अबॉर्शन और ये चीज़ें हो सकती। अगेन उसमें मेरे ख्याल में जो मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि सोसाइटी में अगर आप किसी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के चल सकते हैं तो उससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी बीवी का हाथ पकड़ के चल सकते हैं, और उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लीगली एंड रिलीजियसली अलाउड हैं कि अगर आप उनका हाथ पकड़ के कहीं से गुजरते हैं या पकड़ लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, हमें खास तौर पे कंबाइंड फैमिली सिस्टम में स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। एंड मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ख़वातीन को इस मौके पे बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ, जो मेरे एक्चुअली एक सऊदी कोलीग ने, मैं उनको भी कोट करना चाहूँगा, ये बात मुझे कही थी, अभी मेरी शादी को भी शायद 1 साल ही हुआ था, उन्होंने कहा ऐसे शाम हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फूल ज़रूर ले जाया करो। एंड दैट्स अ स्मॉल जेस्चर बीवी के लिए, लेकिन ये बहुत मैटर करता है। आप कोई महंगा गिफ्ट लेके नहीं जाएं, आप कभी कुछ खाने को ले गए। मैं अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में कहता हूँ कि आज बीवी को वापसी पे आइसक्रीम जरूर खिलानी। एक छोटी सी चीज है, लेकिन अच्छा महसूस होता है। तो जैसे, और वालिदैन का भी ऐसे ख्याल रखें, लेकिन कोशिश करें कि हर किसी को आप टाइम दें। पेरेंट्स का अपना टाइम है, वाइफ का अपना लेकिन टाइम ये है, नहीं बच्चों करें का। कि एक पार्टी को टाइम दें और दूसरी पार्टी को निगलेक्ट कर दें। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे हमल के दौरान।
मल्टीवाइटामिन्स का यूज, जैसे भी हम गैस्ट्रो की बात कर हाँ रहे जी। थे, उससे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। अगर बार बार बच्चों को इन्फेक्शन हो रही है और बच्चे खा पी नहीं पा रहे और ये उनकी ग्रोइंग एज है, तो मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। तो उसमें सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। कोशिश करें कि साफ सुथरा पानी, साफ ये भी बड़ा मसला है ना डॉक्टर साहब, बच्चे आजकल खाते भी नहीं है ना, उनको खिलाना भी एक बहुत बड़ा आदत डाल देते हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं खुद अपने देखता हूं इर्द गिर्द कि जैसे ही कोई बच्चा रोया उसको आपने चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया, हाँ। जैसे ही कोई बच्चा रोया आपने उसको बिस्किट का पैकेट पकड़ा। अब बच्चे को आदत नहीं है फल खाने की, अब आप उसको आम पकड़ाएंगे तो वो नहीं खाएगा। वो एक बिस्किट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें। हेलो। अच्छा जी, जो है ना, उनका मेरे ख्याल में क्वेश्चन था कि उनके बेटे को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। और एग्रेशन का सबसे कॉमन रीजन स्क्रीन यूज है आजकल। बाज़ औक़ात और भी वजूहात हो जाती हैं, लेकिन उसमें ये देखिए कि बच्चे अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। बाज़ औक़ात वो किसी वजह से, हाँ, बाज़ औक़ात बच्चे किसी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। खास तौर पे अगर वालिदैन की आपस में लड़ाई हुई है, अब वो बच्चा तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं शो कर सकता, या वालिदैन की अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है तो हो सकता है वालिदैन की ना हुई हो, चचा चची की या दादा दादी की हुई हो, भी लड़ाई हो सकती है, तो वो या चीज को किसी और की आपस में थोड़ी सी ऊंची आवाज से। तो पहली बात तो ये कि आप इवन ऊंची आवाज से भी बात करते हैं, बच्चे फौरन नोट करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर कोई ऐसी बात है तो बच्चों के सामने नहीं करें, अलहदा से करें। और उसको आप कोशिश करें कि अलहदा टाइम निकालें कि जब मियाँ बीवी बैठ के आपस में डिस्कस करें कि ये मसला है, ऐसे होना चाहिए, उसको डिस्कस ज़रूर करें। और बच्चों के सामने नहीं करें कि बच्चे उससे डिस्टर्ब हों। और अगेन ऊंची आवाज़ से नहीं करें, अग्रेसिव नहीं हो एक दूसरे के साथ, तो वो ट्रिकल डाउन करता है बेसिकली बच्चों में। तो खुराक का ख्याल रखें। दूसरा, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बाज़ औक़ात लोग जो हैं, और फिर बिजली चली भी जाती है बीच में, ये तो बड़ा मसला है। काफ़ी मसले हैं इस तरह के। जैसे उन्होंने कहा पानी आप उबाल के इस्तेमाल करें, तो भाई गैस तो आती नहीं, पानी कहाँ से उबालें। तो ये देखिए, ये भी मसाइल है ना। हाँ। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जो हुक्मरान वक्त हैं उनको ये समझना चाहिए कि इस हर लम्हे का, इस हर जान का और इस हर सांस का उनको जवाब देना पड़ेगा। कब्र में उतर के तो देखिए होता क्या। बड़ा सिंपल सा है, ये हर किसी के लिए ये स्टेटमेंट है, सिर्फ हुक्मरान वक्त के लिए नहीं है, जो फ्यूचर में आएंगे, जो पास्ट में जा चुके हैं। आपको अगर अल्लाह ने कोई भी ओहदा दिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए पुराने ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा के ज़माने में लोग ओहदा नहीं लेते थे, इस डर से कि इसका जवाब कौन देगा। और आजकल लड़ाई है कि ओहदा लेगा कौन। ओहदा लेगा, बिल्कुल यही है ना। एक कुर्सी के पीछे जो है वो लड़ाई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी तरह जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी खुराक अरेंज करें, इलेक्ट्रिसिटी है, कपड़े हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। और बच्चों को एजुकेट करें हाथ धोने। अब सिर्फ एक ब्रशिंग है, ठीक है, कोशिश करें आप सुबह साथ में ब्रश करें बच्चों के। हाथ धोना है, बच्चों को आदत डालें कि बाहर से आए हैं तो हाथ धो के आपने टेबल पे बैठना है। तो खासतौर पर जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, बहुत अच्छा है, इतना महंगा नहीं है, तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसमें पानी है, उसमें नमकियात हैं, अच्छे हैं, खरबूजा है। और पाकिस्तान में माना कि शहरों में इतनी जगह नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आप थोड़ी सी जगह में भी उगा सकते हैं, ऐसे फल फ्रूट। उससे बच्चों को इन्वॉल्व करें उसमें, कि बच्चे देखें कि पौधा कैसे उगता है, उस पर कैसे फल लगता है, और फिर फल तोड़ के जब आप खाते हैं तो कितना मज़ा आता है। तो ये एक डिफरेंट डेवलपमेंट और ग्रोथ है बच्चों की, जो कि अगर आप करेंगे तो उम्मीद है। दूसरा, अगर खुदा न खास्ता कोई मौरूसी अमराज है या किसी और वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो गई है, तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। अब ये वो चीज़ें, फिजिकल थेरेपी का तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ऐसा ऐसा आइडिया हो रहा है, लेकिन स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी कि वो बच्चे या वो लोग जो मेंटली एज नॉर्मल नहीं हैं, उनको कैसे सोसाइटी का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर उनका IQ 50% है या 60% है, अगर आप बाहर के मुल्क में जाएं तो आप देखेंगे कि जो टिकट चेकर्स हैं, जो ऐसी जॉब्स हैं, या सपोजली बस पे जो होते हैं टिकट चेक करने वाले जो हैं, या वैसे जो रिसेप्शन जॉब्स हैं जिनमें ज़्यादा मेंटली इतना काम इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आप उनको दे देते हैं, जो कि वो आसानी से कर सकते हैं। मकसद ये है कि वो इन्वॉल्व भी रहें। अगर
आप मेंटली रिटार्ड बच्चे को या सॉरी टू से मेंटली चैलेंज बच्चों को ऐसी जॉब देते हैं जिसमें वो फ्रस्ट्रेट होंगे तो नेचुरली वो अग्रेसिव होंगे। अगर वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं होंगे तब भी वो अग्रेसिव होंगे। तो इवन डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं, ये जो मौरूसी अमराज के भी जो पेशेंट्स हैं, बाहर के ममालिक में सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि इनको इन्वॉल्व किया जाए, इनकी शादियां की जाएं ताकि वो आगे फैमिली कंटिन्यू करें। अच्छा, कुछ ऐसा भी तो होता है ना कि भाई अगर उनकी शादियां ना करें तब भी जो है वो इन चीज़ों का बिहेवियर उनका चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में और काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे व्यूवर्स तक पहुंची होगी। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर हसन अली, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माहिर खुराक हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी मुनज़्ज़ा हाशमी साहिबा, जो कि एडवोकेट हैं, समाजी कारकुन, बराए मजदूर खवातीन भी हैं और इसके साथ जो है जितने भी माजूर अफराद हैं उनके लिए भी काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। एक बड़े लंबे अरसे के बाद आज मुलाकात हो रही है, तो क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज हैं आजकल आपकी? वैसे बहाल चाल तो ठीक ही है, गर्मी पीक पर है, इसी तरह से महंगाई भी पीक पर है। महंगाई का तो ना पूछे, यकीन करें। महंगाई में तो ऐसे डेली आप जो है ना वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा आज क्या न्यूज आने वाली है, और आज कौन सा, खुदा ना करे आज कोई बुरी न्यूज है। हमेशा हम यही कहते हैं कि अल्लाह करे कोई अच्छी खबर आ जाए। अब वो अच्छी खबर सुने हुए अरसा हो गया। और जैसे कि अभी बिजली के प्राइस बढ़ रहे हैं। आपको बताऊं, जो मेन प्राइस मार्केट में खुर्दनोश के बढ़े हैं वो तो होश रुबा हैं। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप, भाई पेट्रोल तो चलो गाड़ियों वाले को नहीं चाहिए ना, उनके लिए है, दाल तो नहीं चाहिए उनको, चावल तो नहीं चाहिए। अच्छा, रात की अभी एक और भी उन्होंने धमाका किया ना, घी और कुकिंग ऑयल पे भी उन्होंने जो है वो इजाफा कर दिया है। अच्छा, और इसके साथ ही नाज़रीन आज आपको बताएं कि आज मिल्क डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। आज उस पर बात करेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और दूध की अहमियत पर भी बात करेंगे। पहले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं जी, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन मुख्तलिफ फलों के जो मुरब्बा जात बनाए जाते हैं। हम पुराने ज़माने में देखते थे, हमारी जो माशाल्लाह नानियाँ दादियाँ जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती थी, लेकिन आजकल ये चीज़ें जो हैं वो बड़ा कम हो गई हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में आज भी जो है मुख्तलिफ फलों के मुरब्बा जात जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और लोग बड़े शौक से खाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हमेशा जब भी हम बात करते हैं हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो यही बात होती है कि आपको फलों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और फलों का वैसे आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जूसेस के साथ भी, और जो मुरब्बा जात बनाए जाते हैं उनकी अपनी एक अहमियत है, क्योंकि बहुत ही कदीम ज़माने से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। आपके खून की कमी जिनको होती है उनके लिए ये मुरब्बा जात जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है। साथ साथ आपको बताऊंगी कि ये बालों की मजबूती के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये हमारी न्यूट्रिशन को पूरा कर रहे होते हैं, और साथ साथ जो है जितने भी आपके मैदे और जिगर से रिलेटेड आपके अफ़ाल हैं उनको बेहतर बनाने में जो है ये मदद करते हैं। और इसके साथ जो है आपके चेहरे पर भी रौनक लाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, हमारी स्किन अच्छी नहीं है, हमारे एक्नी है, हमारे जो है रिंकल्स पड़ जाते हैं, लेकिन अगर ये इस तरह की जो खालिश प्योर चीज़ें जो घर में तैयार की जाती हैं अगर वो खाना शुरू कर दें तो वो देखेंगे कि उनके बहुत सारे जो सेहत के मसाइल हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है क्या क्या कौन कौन से फल जो हैं उनके मुरब्बा जात बनाए जा सकते हैं, तो जनाब सेब का मुरब्बा जो है वो बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं। आम जैसे हमारा यहाँ मुल्तान का एक ख़ास तोहफा है मुल्तान से, तो उसका आम का मुरब्बा बनाया जाता है। आंवला का मुरब्बा जो है, हरीर का मुरब्बा होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। गाजर का मुरब्बा बनाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे और भी फ्रूट्स हैं जिनको मिलाकर जो है वो मुरब्बा जात तैयार किए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर हम क्योंकि आजकल जो है घरों में बहुत कम ख़वातीन जो है वो इस तरह की चीज़ें बनाती हैं, बाज़ार से आम मिल जाते हैं, लेकिन बाज़ार में जो चीज़ बनाई गई होती है उसकी और जो घर में चीज़ बनाई जाती है उसकी वैल्यू में थोड़ा फ़र्क होता है। तो जो घर में तैयार करते हैं वो आपको पता होता है कि किस तरह किस मयार का आप घर में तैयार कर रहे हैं,
और जो बाहर से आपको चीज़ें मिलती हैं उनका तो आपको फिर पता ही है कि वो कितनी बीमारियां भी साथ लेकर आती हैं, तो बेहतर हाँ बिल्कुल। आपको पसंद है? एक्चुअली मुझे पसंद है, लेकिन अभी कुछ ऐसी हो जाता है लाइक शुगर के साथ आप मुरब्बा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ ये है तो वो फ्रेश फ्रूट ही इज बेटर। लेकिन मुरब्बे की जो हिस्ट्री है वो जिस वक्त ये फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, हाँ जी, तो बहुत सारा फ्रूट जो होता था वो या ड्राई कर लिया जाता था, और जो ड्राई नहीं होता था कि उसको शीरे में, उसको कहते हैं शीरा, जो चीनी का शीरा होता है, दैट्स द बेस्ट फॉर्म जिसमें कि आप उसको सिक्योर कर सकते हैं और उसको महफूज कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जो पिछली इसकी हिस्ट्री चली जाती है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन खराब नहीं होते हैं। ये तो फिर डॉक्टर साहब इस उनकी फील्ड है, ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको। ये बता सकते हैं हमें, के पास मैंने भी पूछना भी था कि मुरब्बा जात कितने सेहत के लिए फायदेमंद है। देखिए ये मुरब्बा जात जो है ये पर्सनल प्रेफरेंस हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि हर बंदे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफरेंट होती हैं। अब जिन लोगों को मुरब्बा जात पसंद होते हैं तो वो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस है। ऑब्वियस सी बात है मुरब्बा जात जो है डिफरेंट फल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट फल की डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम सेहत के हवाले से देखें और अगर जैसे हमने कहा है कि वो घर में बने हुए हैं तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बेहतर होती है। तो इसी तरह ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि मुरब्बा जात हमें इस्तेमाल करने हैं और वो पर्सनल प्रेफरेंस पे ही है। अच्छा, जिस तरह मिल्क डे पे मैं बात करना चाह रही थी, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि दूध का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी डे मनाते हैं आजकल, जैसे फॉर एग्जांपल हम मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, ये स्पेसिफिकली इसका इन डेज के मनाने का मकसद ये होता है कि ग्लोबली तौर पे उस चीज की इम्पोर्टेंस को इनहेंस करना, उस चीज की इम्पोर्टेंस को इनहेंस करना और एक लोगों को बताना कि ये चीज फायदेमंद है। इसी तरह जैसे आज मिल्क डे मनाया जा रहा है, तो हम ग्लोबली तौर पे जितने भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं आज कि हम लोगों को बताएं कि भाई मिल्क के फायदे क्या हैं। इसी तरह ये डे मनाया जाता है, इसी तरह डिफरेंट डेज डिजाइन होते हैं कि लोगों को इम्पोर्टेंस बताने के लिए मिल्क की। सही। अच्छा, आजकल तो वैसे हम देखें तो दूध जो है वो खालिस नहीं मिल रहा आपको। अब ये से भी बड़ी लोगों ने ना मिलावट करना स्टार्ट कर दी है, दूध में भी और दूध से बनी चीजों में भी। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, ये कितना आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करने से पहले इंटर्नशिप भी की थी पंजाब फूड अथॉरिटी में ना, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मिलावट किस लेवल की हो रही है। मेरे नजर में शायद 2 नंबर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन माशाल्लाह जो हम लोग चीजें खा रहे हैं, सॉरी टू से आई एम ऑन कैमरा, तो 2 नंबर भी नहीं, 3 नंबर भी नहीं, 4 नंबर भी नहीं, 5 नंबर भी नहीं, सॉरी टू से 10 नंबर चीजें खा रहे हैं। तो इसमें तो बहस और बात तो खत्म हो जाती है कि ये पैकेट वाली चीजें हो गई, ये खुला दूध हो गया कि हमें खाना चाहिए या पीना चाहिए, ठीक है ना। ये तो पॉसिबल, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और रही बात दूध की इंपॉर्टेंस की, दूध की इंपॉर्टेंस के हवाले से ऑब्वियस सी बात है, पहली तो बात है ये 87% वाटर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बाकी जो 13% है इसके अंदर फिर विटामिन डी इनरिच होता है, ये कैल्शियम इनरिच होता है, ठीक है, विटामिन B12 इनरिच होता है और विटामिन B2 इनरिच होता है। ये डिफरेंट हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि कैल्शियम मेजॉरिटी लोगों को पता है कि हमारे बोन्स की बिल्डअप के लिए और उनको हेल्प आउट करता है उनकी ग्रोथ के लिए। विटामिन डी मेजर रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी के अंदर। जैसे कि मैं आप रिलेट करता चलूं कि कोरोना के अंदर जिन लोगों की डेथ्स हुई, जो मतलब कि हेल्दी लोगों के भी जो अल्लाह को प्यारे हुए, उनकी जब एनालिसिस किया गया उनमें विटामिन डी के लेवल कम थे। क्योंकि आप सोच नहीं सकती विटामिन डी ने मेजर रोल प्ले किया है। अब कुछ जैसे मैं हेल्थ फील्ड से रिलेटेड हूं, मैं भी फ्रंट लाइन वॉरियर था, ठीक है, बट द थिंग इज के मुझे विटामिन डी लेवल्स मैंने चेक करवाए थे, मेरे ठीक थे। मुझे कोरोना हो के भी एक्सट्रीम लेवल का नहीं हुआ। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि कुछ चीजें हमारे लोगों को नहीं पता होती। तो मैं आज ऑन एयर ये बताना चाहता हूं कि इम्यूनिटी में विटामिन डी लेवल मेजर रोल प्ले करता है। तो जितने भी लोग हैं वो अपने एटलीस्ट विटामिन डी लेवल जरूर चेक करवाएं। और देखें, अल्लाह ने देखें हम लोगों को पैदा किया है और पैदा करने से पहले उसने हर सोर्सेज जो हैं वो हमें डिफाइन किए। अब सब बाकियों को भी पता होगा इस बात का,
लेकिन एक नेचुरल सोर्स, एक फ्री सोर्स हमारे सब इंसानों के लिए मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ सन। अगर आप ठंडा सूरज जो है पीट करके उसकी तरफ बैठे तो आपकी नेचुरल प्रोडक्शन होती है विटामिन डी की। अर्ली मॉर्निंग वाला। अच्छा, विटामिन डी का कौन सा बेहतर टाइम होता है? सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग? ठंडी धूप, ठंडी धूप। अब ऑब्वियस सी बात है, माशाल्लाह मुल्तान का टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड है, लोग ये ना वो तो डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे पेशेंट। जब सूरज अपने अरूज पे हो तो आप विटामिन डी लेने के लिए पहुंच जाए। तो आज सुबह ठंडी थी, यानी आज अगर सुबह ठंडी है तो उस वक्त वो चंद एक 10-15 मिनट ही होते हैं, उस वक्त आप करते हैं, अदरवाइज नहीं, जब सूरज तुलू हो रहा होता है बिल्कुल यही टाइम होता है। अच्छा, इस पे मजीद भी बात करेंगे, मुनज़्ज़ा से भी जान लेते हैं। मुनज़्ज़ा, महंगाई एकदम, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि एकदम तूफान आया है, लेकिन उस पर जो ज्यादा मुतासिर हुआ है वो एक गरीब बंदा जो है, जो एक आम बंदा है जिसकी दिन दिहाड़ी पे होता है, उसकी बहुत ज़्यादा, उसकी एक तो लाइफ मुतासिर हुई है, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, और फिर दूसरा बेरोज़गारी भी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? इसके बारे में तो मुझे समझ नहीं आती हम बात कहाँ से शुरू करें। देखें, इस वक्त तो भी हम अगर फूड के हवाले से ही बात करें थे, एक नॉर्मल इंसान को जो एक न्यूट्रिशन बास्केट जिसे हम कहते हैं, बेसिक बास्केट जो चाहिए होती है ना, जिसमें उसके एक दिन की जो फूड की नीड पूरी करे, जो उसकी बॉडी को इस काबिल बनाए कि वो सर्वाइव कर सके, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात भी की, उसमें इम्यूनिटी भी आपकी बढ़े, हर चीज़ की ग्रो भी हो, उसमें पैदाइश से लेकर और 60 साल तक, यानी कि हम जितनी भी एज है हमारी, उसमें हमें डेली चाहिए। अब क्या इस रियासत में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, जहाँ पे ये ज़राई मुल्क है। अच्छा, जहाँ पे आप बात कर रही है ना कि गरीब लोगों के साथ क्या हुआ, गरीब तबका जो है पाकिस्तान का 78% है, वो कोई 1-2% नहीं है। 70 भाई, एलीट क्लास आपकी सिर्फ 2% है। आपकी मिडिल क्लास तो बहुत स्क्वीज हो गई ना, वो तो अच्छा, अंडर पॉवर्टी जो है वो आपका 60% है। तो आप तो बहुत बुरे हालात वाले मुल्क है ना, अंडर पॉवर्टी लाइन जो एक स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का। अब उसमें ही आता है क्या, जो महंगाई बढ़ी है उसके साथ आमदनी में इजाफा हुआ, तनख्वाहों में इजाफा हुआ? बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि इंटरनेशनली आपके साथ बिजनेस वगैरह इतना अच्छा नहीं रहा, बहुत सी इंडस्ट्रीज में डाउन साइजिंग हुई है। कोविड के दौरान डाउन साइजिंग हुई, बहुत सारे इदारे बंद हुए, बहुत सारे ऑफिस बंद हुए, बहुत सारी दुकानें, छोटी जो कारोबारी लोग थे वो अभी तक स्टैब्लिश ही नहीं हो सके। उसके फौरन बाद कोविड ऐसे खत्म हो रहा है। आप ये देखें कि ये 2021 में हमें पता चला कि कोविड की अब सख्तियां खत्म होने लगी, और 22 में आपके सामने क्या सूरत हाल बनी है, कहाँ ही पलट गई है। भाई, मुझे समझ एक बात की नहीं आ रही कि हम जमहूरियत के लिए बहुत रोना रोते रहे कि हमारी पार्लियामेंट में जो लोग आएंगे वो दर्द दिल रखते होंगे, वो एहसास रखते होंगे। कुछ हमेशा हमें एक वर्ड सुनने को मिला जो बचपन से अभी तक सुनते आ रहे हैं कि हम कौम के लिए, हम एक आम बंदे की आवाज हैं, एक आम बंदे की, बल्कि ये कहना सारी कौम हमारे लिए है। नो। अच्छा, अब सिंपल ये कि पॉलिसी मेकर्स ने जब पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब ये महंगाई ला रहे हैं, आप ये देखें सिर्फ एक फ्यूल प्राइस के साथ तो पूरी मोबिलिटी जुड़ी हुई है, इंक्लूडिंग आपका ट्रैवल नहीं सिर्फ जुड़ा हुआ, आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं जुड़ा हुआ, आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ वेजिटेबल्स, ईच एंड एवरीथिंग आपकी उसके साथ जुड़ी हुई है। अभी कल हम मेडिसिन लेने के, जो लाइफ मेडिसिन है, लाइफ मेडिसिन में शुगर के आ जाते हैं, हार्ट पेशेंट, उनके रेट्स राइज करने जा रहे हैं। कल की ही बात है कि चावल, 1 किलो चावल, सादा चावल जो है वो 250 रुपए किलो है। मुझे एक बात बताएं, आटे का थैला महंगा हो गया, यूटिलिटी स्टोर पे जी गरीबों के लिए कर गया, अभी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। ये कल सुबह का अनाउंसमेंट था। लेकिन रात की यही न्यूज थी, मैंने देख रही थी कि उन्होंने अब जो घी और कुकिंग ऑयल है उनमें मजीद इजाफा होगा, बिजली में इजाफा होगा, बिजली का इजाफा। अब सूरत समझ ये नहीं आती, एक ज़राई मुल्क है ना ये। जी बिल्कुल है। पानी की आप इस वक्त जरा किसानों, काश्तकारों से जरा ये पूछें कि पानी की सूरत हाल क्या है। नहर मुल्तान में जो मेन नहर है वो तकरीबन सूखी हुई है, बिल्कुल ऐसी है, पानी नहीं लग रहा। बहुत सारी जमीन खराब हो रही है, जो इस वक्त जिस जमीन को जरूरत है, चाहे आम के बाग हैं, चाहे किसी ने बरसीन लगे, कुछ भी लगाया हुआ है, वहां पे इस सूरत हाल है। जो हमारे पास मालूमात आ रही थी लेबर क्लास की, देयर इज नो, कोई भी किस्म का इंक्रीज नहीं है सैलरीज में, आमदनी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, हाँ महंगाई में इजाफा है। अब हमारी सूरत हाल वो कहते हैं ये है, आमदनी 54, खर्चा रुपया। बिल्कुल ऐसे तो कैसे करेंगे हम? देखिए, इसमें अगर यही सूरत हाल रही तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले वक्त में लूट मार, फिर हम चाइल्ड लेबर को हम मना करते हैं, हम कहते हैं जी
घर का हर फर्द कमाएगा तभी वो खाएगा तो फिर। हाँ। उसमें बच्चों को कहाँ से माँ बाप खाएंगे या उनको पढ़ाएंगे? अच्छा, आज भी हम जैसे हम बाहर निकलते हैं, जो बच्चे मांगने वाले होते हैं, अगर उनसे बात करें, ऐसे मैंने किया, मैं चलो आओ तुम्हें फिर घर में रख लेती हूँ मैं बच्चे, नहीं रेडी। हाँ बिल्कुल भी उन्होंने कहा वो तो प्रोफेशनल है। एक तो प्रोफेशनल गवर्नमेंट इस मामले में तो फ्लॉप हो गई, ये बात आप माने। बिल्कुल भाई वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अपने ये है, वो तो बैगिंग वाली साइड पे देख ही नहीं रहे। भाई आप अल्लाह के नाम पे खैरात निकालें, बुरे हालात हैं, आप सदका दे दें, खैरात दे दें, खैरात वाले खड़े हो। आज तो वो 10 रुपए वाला टाइम भी चला गया है। अजीब ज़हन बना लोग कहते हैं कि आप हमें 100 रुपए 200 रुपए या 500 इकट्ठे आपसे मांगते हैं, अब तो 10 रुपए वाला भी दौर चला गया। आपको बताऊं, माजूर लोगों के साथ हम यानी कि ऐसे माजूर अफराद के साथ काम कर रहे हैं, उसमें बड़ी अच्छी हैं। जाहिदा कर उनका व्हील चेयर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें खटक साहब हमारे यहाँ के डीसी जो हैं वो भी गए हुए थे। सभी लोग, वो लोगों ने वो व्हील चेयर्स बनाई हैं जो कि खुद माजूर हैं। जो काम करने वाले हैं ना, वो इस चीज को देख नहीं रहे हमारे माजूरी क्या। जिसने काम नहीं करना वो पूरे जिस्म के साथ भी भीख मांग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें उनको कंडेम करना है। एक बात तो ये, खुदारा अगर आपको खैरात देने का किसी लोगों को, मैं ये कहूँगी, शौक भी है तो आप किसी बच्चे की फीस भर दें, किसी घर में राशन डलवा दें। जो सफेद पोश लोग हैं, जो डिजर्विंग, या हाथ में बिस्किट का एक पैकेट रखें जो 10-15 रुपए वाला आता है, आप उस जो भी मांगे करो, ये लो तुम खा लो, तुम्हें भूख लगी है। हाँ, नहीं है, देयर इज नो मनी फॉर दैट। और अभी आने वाले वक्त में तो किसी के पास पैसा होना ही नहीं है। जो हालात हैं अच्छे जो ब्रांड ओरिएंटेड हो रही है ना पूरी कौम, जो बड़ी छोटी सी क्लास है और उसने बड़ा वक्त डाला हुआ सबको। आने वाले वक्त में मैं देख रही हूँ कि ये जो बहुत आपका देखें, किसी भी सोसाइटी का जो सोशल गैप होता है ना अफराद के दरमियान में, वो यही होता है कि अमीर से अमीर तर हो रहा होता है और गरीब से गरीब तर होता है। अच्छा, और मिडिल क्लास जो है वो वैसे ही बेचारी वो तो पिस गई है, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। वो तो अब बहुत थोड़े रह गए, या तो वो पुअर उसमें आ जाते हैं क्योंकि उनकी आमदनी उसकी जब हम बैलेंस निकालते हैं तो वो तो कैटेगरी में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली वो पुअर कैटेगरी में आ जाएंगे जी। अब होगा क्या? तादाद ज्यादा है गरीबों की, मजदूर को पूरा मिल नहीं रहा, मिलें बंद हो रही हैं, तो कहाँ संभालेंगे आप? कितने खैराती जो है ना प्रोग्राम चलाएंगे? कितने लोगों को आप 2-2 हज़ार बांटेंगे? कितने लोगों को आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत उनको इंगेज करेंगे? ना आपने हेल्थ को इंश्योर किया, ना आपने फूड को इंश्योर, बेसिक फूड नीड को इंश्योर। अभी उन्होंने सिर्फ एक रिलीफ दिया है कि जी हर जो डिजर्विंग होंगे उनको 2000 रुपया जो है महाना दिया जाएगा। हाउ? द बिग क्वेश्चन इज हाउ, व्हाट डेटा यू आर गोइंग टू फॉलो? भाई आप तो एक ट्रक दी बत्ती से बिछू लाट देने सको उन्हें बिछू लगे ही होते हैं सारी कौम लगी भी, अल्लाह इन कौम पे रहम करे। हमारे सीनियर जो होते बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो अभी चौधरी शफीक साहब और अकरम भट्टी साहब अक्सर वो बात करते हैं, एक बड़ी अच्छी सरायकी की मिसाल है और मैं अक्सर देती भी होती हूँ। ये अभी जो महंगाई, वो कहते हैं मार न कोट त्याज जगोट। किसी की ताकत खत्म करने के लिए उसको लाभ नहीं, आप उसको प्रेशर करना चाहते हैं, आप उसको मारें पीटें, उसको कहो झुक जाओ, देयर इज नो नीड नाउ। उसकी खुराक ही बन, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी सर उठा सके। बिल्कुल एग्जैक्टली। उसको फिर जब पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, मुझे 2 रोटी, आखिर वो कहेंगे हमें बेसिक नीड्स दे दो। राइट्स की तो बात ही खत्म हो गई है ना। देखिए, मुहज्जब कौमें जस्टिस बेस्ड अप्रोच पे जाती हैं, राइट बेस्ड अप्रोच पे जाती हैं, और हम जैसी कौमें नीड बेस्ड अप्रोच पे जाती हैं। हम नीड बेस्ड अप्रोच पे आ गए ना। नीड क्या है? 2 टाइम की रोटी पूरी हो जाए, घर का बिजली का बिल पूरा हो जाए, बच्चों की पढ़ाई तो अब बहुत पीछे रह जाएगी फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, हमारे यूँ समझ लें जो बीमारियां हैं, फिर उसके बाद जो इलाज है वो इतना महंगा है, तो बंदा एक आम बंदा इंटरकनेक्टेड है। अभी आप बात सुन रहे थे डॉक्टर साहब की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जो इन्होंने खुद कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया, वो तो 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 10 नंबर लेवल पे गया। बिल्कुल। अब क्योंकि आई एम अ कैंसर सर्वाइवर ना, मैंने अभी कैंसर से 2 साल फाइट की, और वहां पे मैंने जो देखा, तकरीबन लोगों का जो स्टोमिक का है वो जुड़ा हुआ था 100% बुरी फूड से। आपको क्यों एलर्जी हो रही है? हमारा क्या वजह क्या है? क्योंकि हमारी फूड सारा केमिकल ओरिएंटेड है। ये सामने बैठे हैं, अभी दूध का दिन है ना, यहाँ पर दूध एक तो गाय सोर्स है, भैंस सोर्स है, बकरी सोर्स है, यहाँ पे तो एक केमिकल पाउडर भी एक सोर्स है। और एक कलर है जिसको इतनी बड़ी बाल्टी में डाल दिया जाता है, वो व्हाइट दूध निकल आता है और वो लोगों में बेचते हैं और लोग। पिछले दिनों डॉक्टर साहब ये मैंने देखा पूरे सोशल मीडिया पे ये ना आया था कि आप एक ब्रांड है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी यहाँ पर, और वहां पर वो बकायदा जनाब किसी ने ऊपर से छत से खड़े होकर वीडियो बनाई, और वो जनाब पूरी उन्होंने उनकी जो टैंकी आती है फुल दूध की, उन्होंने जनाब उसमें फौरन पानी मिक्स कर रहे थे, तो कोई ऐसी कोई वाइट सी चीज थी, क्या केमिकल था, और उन्होंने पाउडर टाइप उन्होंने, और बिल्कुल वो दूध की तरह जो है वो हो गया, और वो उसको टैंकी भरी हो जा रहा है। तो आप लोगों की जानों से खेल रहे हैं। देखें,
मेरा यही हमेशा एक बात कहने का है तरीका कि मैं ये चाहता हूँ कि अपर लेवल पे एक बात पहुंचे और एक तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं सब कुछ। ओनली वन थिंग, सख्त सजाएं। जब तक सख्त सजा नहीं होगी कोई ठीक नहीं होगा। मैं आपको जैसे बता रहा हूं, अब हमारी अथॉरिटी है, मैं ऑल नो कि क्या अथॉरिटी है वो हमारी, जो हमारी फूड को रेगुलेट करती है। मुझे बताएं, छापे पड़ रहे हैं, नाकिस दूध पकड़ा जा रहा है, फेक अचारों पे शो हो रहा है, नाकस मसालों पे शो हो रहा है, हर चीज नाकस पे शो हो रहा है। 15 दिन बाद फिर खुले होते हैं। मतलब कि सॉरी टू से, फ्रैंकली बता रहा हूँ, सॉरी टू से, इट्स ऑल ड्रामा, इट्स ऑल ड्रामा। आपने शो भी करना है, दिखाना भी है कि ये चीजें हो रही हैं। आप शोज भी बंद कर दें, आप अथॉरिटी भी बंद कर दें। जैसे इन्होंने बताया शी इज अ कैंसर सर्वाइवर, आप मुझे बताएं, हम लोग सीड ही इतना बुरा रखते हैं, देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोगों के बच्चे क्या, मतलब अब आप ये देख लें कि ऑन द स्पॉट, मतलब कि जिस हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेशन करता हूँ, 25-26 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। अब आप ये देखें ना कि हम लोगों की भी, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों की भी खुराकें वैसी नहीं है कि हम लोग मतलब कि 50 भी क्रॉस कर सकें। ये हमारे पेरेंट्स हैं जो मतलब कि 65-70 तक आ गए, लेकिन हम लोगों के जनरेशन के अंदर ये नहीं है। तो बात मैं आपसे कर रहा था कि ये निजाम किस तरह ठीक होगा। जब तक देखें स्ट्रॉन्ग सजाएं नहीं होगी, निजाम ठीक नहीं हो सकता। मैं अपनी लास्ट वाली डिग्री बाहर से करके आया हूं, ठीक है। फॉरेन कंट्री के अंदर कुछ भी अगर गलत होता है खाने से रिलेटेड, कैन यू बिलीव इट, पूरी कंपनी सील होती है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर सील वाला ताला लगाते हैं। और इधर लगाते हैं कैन यू बिलीव इट कि अगर टेस्ट करते हैं, दे नो कि, कैन यू बिलीव इट कि दिखने में दूध है पर दूध नहीं है। कितना जुर्माना? 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 छोड़ देते। मतलब कि क्या सिस्टम है? इस पे तो सोचना ही, और कह लें कि अच्छा, फिर पैसे लेकर छोड़ना ही है तो फिर आपका छापा मारने का या उनके ऊपर करने का फायदा क्या है? फिर अपने लोगों को शो करना है कि हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। मैंने लफ्ज का इस्तेमाल किया, ड्रामेबाजी, इट्स ऑल ड्रामा। क्योंकि देखें, हर किसी को किसी की परवाह नहीं है सब पाकिस्तान में, ठीक है ना। अगर डिपार्टमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मुल्तान में एक डीसीयू आए थे, नाम पता होगा सबको, एक डीसीयू आए थे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इफ अगर कोई काम करना चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। आप ये देखें, मुल्तान पहले, जब वो उनसे आने से पहले जो मुल्तान था और उनके जाने के बाद मुल्तान तक, आपको पता है ना, ठीक है। अब देखें, नजायज जिन्होंने कब्ज थे, सर्टेन चीजें थी। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास पावर है, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना। उस बंदे ने ये बता दिया कि बंदा काम कर सकता है अगर करने वाला हो। तो बाकी जो आते हैं या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे सारे, व्हाट दे आर डूइंग, क्या करें? बिकॉज इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, एक तो हम मिलावट बहुत ज़्यादा चीज़ों में आ गई, प्योर चीज़ें हमें नहीं मिल रही, लोग खालिश नहीं मिल रहे तो चीज़ें तो हमें क्या खालिश मिलेंगी। अच्छा, और उसके साथ सेकेंडली जो इस टाइम हमारे मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल का इस टाइम हम शिकार हैं। मुल्की सतह पर हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हमारे इकनॉमिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। लेबर की जो इस टाइम मसाइल हैं, क्या क्या मसाइल हैं, उन पर बात करते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अभी आप ये देखो, जो लेबर क्लास का जब हमारा इंटरेक्शन होता है, उसमें वो लोग भी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी हैं जो फैक्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, दुकानों पे काम करने वाले हैं सब। अच्छा, और एक कैटेगरी है जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दैट इज आल्सो प्राइवेट सेक्टर, लेकिन वो फॉर्मल सेक्टर होता है, जो कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है। सच्ची बात यह है कि वहाँ मिनिमम वेज की इम्प्लीमेंटेशन 0 है। मिनिमम वेज कितनी है इस वक्त? 18 से 20,000 रुपए। 20,000, कोई भी फैक्ट्री अपने मजदूर को दे ही नहीं पा रही है। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी है? आपके लेबर डिपार्टमेंट ने, जी, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि उनका जो इंस्पेक्शन का तरीका है वो आप ना पूछें, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी महकमे को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराते। इट्स अ सिस्टम, यू नो, इट्स अ सिस्टम। अभी डॉक्टर साहब भी जो बात कर रहे थे ना, कि जो 2 नंबर मसाले बिक रहे हैं, पत्थरों के साथ आपको चावल और दालें मिल रही हैं, हमारे साथ के, हमारे ही लेवल के बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ पे कोई शॉप खोल नहीं सकता अनटिल अनलेस कि वो
जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से परमिशन ना ले ले, क्योंकि उसने कंज्यूमर के साथ डील करना होता है। कोई भी किराना की शॉप भी नहीं खोल सकता। बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताएं कितने लोग हैं जो किराना की शॉप खोल के बैठे हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं? नहीं होता। आप घरों में जाके देख लें, घरों में भी दुकानें बनाई हुई हैं, और व्हाट एल्स जो बेचना चाह रहे हैं वो बेचेंगे और लोग खरीदेंगे भी। सही, 1 रुपए का हमारा फर्क होता है। अच्छा, इसे तो 10 रुपए का, उस फलाना 9 रुपए की चीज दे रहा है। वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ओवर हेल्थ। एक तो बात ये। अच्छा, क्यों हम कर रहे हैं? जिस मुल्क के अंदर आपकी आमदनी नहीं होगी ना, एक आम तबके में, एक आम घराने में, वहां पर ये सूरत हाल होगी। मजदूर तबका इस वक्त मकरूज है। जिससे पूछा जाए वो वही जो बात मैंने अभी की कि आमदनी हमारी चवानी है और खर्चा हमारा रुपया है, इसको मीट वीट कैसे करें? वो कहते हैं इसमें हम बच्चों की तालीम, मैक्सिमम घरानों में बच्चे मजदूर तबका तो तालीम ले ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कुछ अरसे के लिए स्कीम चलाते हैं कि चाइल्ड लेबर खत्म किया जाए। मुझे बताएं, इतनी महंगाई में चाइल्ड लेबर कहाँ से खत्म करेंगे आप कैसे माँ बाप को मोटिवेट करेंगे जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं? कि आप इनको सबको स्कूल में डालें और एक बच्चा जैसे उनका, वो कहते हैं एक बच्चा 8 साल का हो तो हमारा बाजू तैयार हो गया। किसी न किसी होटल वाले पे खड़ा आते हैं, भाई इसको हफ्ते का 400 रुपए देना या 500 रुपए देना, हमारी बड़ी मेहरबानी। इसके अलावा उस बच्चे को आते जाते 100, 10, 15 पकड़ा देता है, वो उसके बोनस हो जाता है। सो ये है हमारे मुल्क की सूरत हाल। मुझे बताएं, मैं इस पे आपको क्या बात करूं? मिनिमम वेज की इम्प्लीमेंटेशन इनसे पूछें। कोई लेबर पॉलिसी दी? ये मई गुजर गया, उन दिनों क्योंकि रमजान शरीफ था और ईद आने वाली थी। लेबर पॉलिसी पूछें किसी गवर्नमेंट की है? इक़्तिदार हम सबको चाहिए। पिछले कितने सालों से हमारी कोई लेबर पॉलिसी है जिसके तहत की इम्प्लीमेंटेशन होंगी, लेबर डिपार्टमेंट ने किया हो? हम खानापुरी के लिए एक्टिविटीज करते हैं, खानापुरी के लिए हमारे महकमे हैं। भाई हमारे महकमों के पास इतना स्टाफ ही नहीं है, आप तमाम इंडस्ट्री को नहीं कर सकते। तो ये इशू तो इंडस्ट्री हो गई, फिर उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर है, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, उनकी बहुत सारी चीजों में हाथ बंधे हुए हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे तो डर लग रहा है आने वाले वक्त में वो हालात ना आए जिसे हम सुना करते हैं कि बच्चों को किसी से बेचना शुरू ना कर देंगे। ये बच्चे हैं, इनको ले जाएं, हमें पैसे दे दें, आप इनको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली, ओपन नहीं होगा। अभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, इस तरह के काम पेरेंट्स खुद दे रहे हैं। पेरेंट्स खुद दे रहे हैं बच्चों को, आप शहर ले जाएं, लाहौर ले जाएं, कराची ले जाएं, इनसे काम लें, बदले में हमें 40,000, 50,000 में वो ले रहे हैं उनको, उस तरह से काम ले रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल जो अबतरी की तरफ जा रही है ना, जो महंगाई की पीक हुई है, आने वाले अगले 2 माह, अभी हम ये नहीं कहते कि जून का बजट कैसा होगा, तो हमें सबको नजर आ रहा है बजट कैसा होगा। कल रात आप मुझे बताएं, सिर्फ अनाउंस करना था जी कि जी हो सकता है पेट्रोल थोड़ा सा और महंगा हो जाए। किसी जगह पे 1 लीटर पेट्रोल देने को कोई पंप तैयार नहीं था। कौन पकड़ेगा इनको जाके? कौन इनसे कहेगा कि आप करें? कंज्यूमर राइट्स कोर्ट्स बनी हुई है, कंज्यूमर राइट्स के लिए कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? नोबडी हैज द मनी। हाँ, और फिर कैसे भरे पैसे वकील को? और फिर इंसाफ की तो बात ही नहीं कहीं नजर आती कि उनको कोई इंसाफ मिलेगा या हाँ जी, हाँ जी, उनको ये पता है कि भाई मैं अगर कर भी दूंगा वो दे करके तो बात खत्म हो जाएगी। और फिर कोर्ट कचहरी जाने के लिए आपको रक्षे या गाड़ी का किराया, मोटरसाइकिल का किराया भी चाहिए, वकील को भी कुछ देना है, वहाँ दरखास्त जमा कराने के टिकट के पैसे भी नहीं है। महंगाई कभी एक चीज पे असर नहीं करती है। आपको मैंने कहा जी, जो मार न कोटे आंध से घुट वाली बात है ना, आप सर उठाने जोगे ही नहीं रहेंगे। ऐसे ही है। आप कहेंगे अच्छा चलो कुछ नहीं है तो 2 रोटियां दे दो मेरे आज की। तो आप राइट्स की, जस्टिस की ये तो बात छोड़ दें, आप तो नीड पे जाएंगे और बेसिक नीड्स पे जाएंगे। और बेसिक नीड में सबसे बड़ी चीज आती है भूख। और भूख, और उसके बाद जिस तरह की गर्मी। असल में डॉक्टर साहब, हाँ, अर्बनाइजेशन ने बहुत मसाइल पैदा किए हैं। ये जो हमारा खित्ता है ना, ये अर्बनाइजेशन के लिए नहीं था, ये रूरल था, ये खेत किसान इससे जुड़े हुए हम लोग थे। यहाँ आमों के बाग थे, गंदम के खेत हैं, चावल लग रहा है। बड़ी यहाँ पे हमारी कपास बड़ी अच्छी होती थी, हमारी चीजें देख लें यहाँ पे सादा था। यकीन करो, दालें चावल ये सब घरों में मिल जाता था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, भिंडी सब्जी हर कोई घरों में उगा लेता था, बल्कि एक दूसरे को तोहफतन भिजवा देते थे। अभी क्या हुआ, अर्बनाइजेशन ने आपको एसी दिया, आपको कारपेट दिया, 4-4 मल्ले की आपने कोठियां टाइप छोटी सी बना ली, नेक्सियां टाइप छोटी छोटी बना ली। उसका नतीजा क्या निकला? आपके सारे खेत कट गए, आपकी न्यूट्रिशन की जो वैल्यूज थी वो सारी खत्म हो गई। सुहाना साय की बेल्ट का कितनी पुरानी चीज है, अब मुरिंगा हो रहा है पूरी दुनिया में। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सुहाजने का भी नहीं पता। मुरिंगा करके ये इतना महंगा है। मेरी सीट पे बंदा आया जी, मुरिंगे का डब्बा लेके 10,000 रुपए का।
हमें हंसी आ, मैंने कहा भाई हमारे तो लगा हुआ है मुर्गा वहाँ पे सुहाना लगा हुआ। तो मैंने कहा तुम उसके पत्ते फ्री में ऐसे गिरे हुए तो तुम उसको 10,000। सो ये जो प्रैक्टिसेस है ना, हमें हमारी जमीन की अहमियत और हमारे खिते की अहमियत को समझना था। हम जैसे कि हम समंदर के पास रहने वाला उसकी समझता है कि वहां से समंदर से जो खुराक लेनी है, सी फूड लेना है, उसको उसका पता होना चाहिए। हमें पता था हमारी ज़ख़ीर ज़मीन है, हमने इसका ख्याल कैसे रखना है। अर्बनाइजेशन करने से पहले हमें सोचना था कि हमें मंजिलों वाले मकान नहीं चाहिए, हमें खुले सेन वाले वही घर चाहिए जिसमें नीम का दरख्त भी होता है, जो 100 बीमारियों का इलाज भी है, जिसमें मोरिंगा भी लगा होता है, जिसमें अपनी सब्जी भी हम काश्त कर लेते थे। ये देखना, ये पलट के जब तक वापस नेचर की तरफ नहीं जाएंगे, और खाम में हमारा एक तो बुरा हाल ये कि हम अपने गांव देहातों को छोड़ के जो शहरों की तरफ हमने रुख किया, जमीन ओने पोने बेच रहे हैं और जा रहे हैं शहरों की तरफ। तो ये हम खतरनाक काम कर रहे हैं। हमें अपने ही राइट्स का जो है ना वो अपनी नीड्स को खुद से पूरा करना होगा। और दूसरी बात, खुदा दुआ ही है कि हमारे यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स ऐसे आके बैठे और जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनके अंदर कोई दर्द दिल ऐसा पैदा हो कि वो चीज़ों को सही रुख से देखें। बिल्कुल ऐसी है। अरे डॉक्टर साहब, किस तरह की ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल करके अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं? अभी तो चीज़ें जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है इस ऐसे दौर में चीज़ों का, प्योर चीज़ों का मिलना। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इन्होंने भी ऐड किया था कि पहले हम लोग भागे हैं अर्बनाइजेशन की तरफ, ठीक है। अब फिर पूरी दुनिया जो है वो दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ आ रही है। जब हम पहले ही ऑर्गेनिक थे, हमने अपना असल छोड़ा, ठीक है, और जब भी इंसान अपना असल छोड़ता है वो तंग होता है, ठीक है। अब दोबारा वी आर कमिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, ठीक है। रही बात, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर ओवरऑल पैकेज प्रोडक्ट्स के लिहाज से देखा जाए और उन चीजों के लिहाज से देखा जाए और मेरे से पूछें तो आई विल से अब इट्स अ बिग नो, ठीक है। बाकी जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उसमें देखें, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हमें 5 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। दूध और दूध से बनी हुई चीजें, गोश्त, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, आपकी ऑयल्स वाली चीजें हो गई, आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। ये सर्टेन चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो एक नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमने पूरे दिन में हमने इन सारे फूड ग्रुप से थोड़ी थोड़ी चीजें लेनी होती हैं, डिवाइड करनी होती हैं कि हम जो है एक प्रॉपर फंक्शनिंग की तरफ आ सकें। और जैसे कि आज मिल्क डे है, मैंने पहले बताया था मिल्क के अंदर जो है वो कौन कौन सी ग़िज़ायत होती है, तो हमने मिल्क का भी पोर्शन ऐड करना होता है, ठीक है। अब हमारी देखें, अल्लाह ने इंसान की पहली खुराक क्या बनाई है? दूध। देखें, फर्स्ट खुराक मिल्क इसलिए बनाई है कि उसके अंदर माँ के स्पेशली दूध के अंदर जो बच्चे को स्पेशली डॉक्टर्स भी कहते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट भी बोलते हैं कि अब देखें वो अक्सर माएँ वो पिलाती ही नहीं है। अब मैं सिर्फ बताता चलूं कि आफ्टर गिविंग द बर्थ मदर मिल्क में स्टार्ट के डेज में क्लोस्ट्रम एक चीज रिलीज होती है, ठीक है, येलोइश कलर का लिक्विड होता है वो, ठीक है। वो साइंस बना ही नहीं सकती। कैन यू बिलीव इट? उसके अंदर नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बूस्टर्स, नेचुरली ग्रोथ बूस्टर्स, नेचुरल हार्मोन्स, उसके बाद फिर बाकी ये विटामिन्स और ये चीजें आ जाती हैं। सही। कि उसकी स्टार्ट की ही देखें, जब अल्लाह ने एक मैकेनिज्म बनाया नेचुरल, जब मैं रिलेट कर रहा हूं चीजें, जब भी हम नेचर से दूर जाते हैं, हम मॉडर्नाइजेशन ने हमें क्या किया, मदर्स ने फीड कराना बंद कर दी, डब्बे के दूध पे आ गए। अब वो वाले बच्चे स्टार्ट से ही बर्गर हैं। गांव वाले बच्चे क्यों इतने ताकतवर होते हैं? वो शहर वाले बच्चे को अगर कुछ भी कहें वो तो हमें मतलब कि ताकत में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वी यूज अ वर्ड ब्राइलर फॉर मतलब कि आपने शहरी लोगों के आज भी हमारे अपने वालिदैन कहते हैं आप तो ब्राइलर हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये रिलेट कर रहा था कि वो सर्टेन जो लिक्विड रिलीज होता है, आप सोच नहीं सकते कि उसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। वो कुछ दिनों के लिए रिलीज मतलब के होता है। उससे बच्चे की जो पहली ग़िज़ा है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे आगे फाइट करने में हेल्प आउट करते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि पहले वाली ग़िज़ा जो है स्टार्ट के 1-2 साल मदर फीड कराएं, वो आप कैन यू बिलीव इट, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है। प्रोटीन की, कैल्शियम की, विटामिन डी की, ग्रोथ की, इम्यूनिटी की। और ये भी देखा गया है कि जो मदर फीड कराती हैं उनके बच्चे बीमार कम होते हैं। पहली कुदरत की तरफ से पहला तोहफा होता है बच्चे दुनिया में आने के बाद, पहली खुराक। बिल्कुल ऐसे ही, और से भाग रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इन्होंने जैसे रिलेट किया था कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ आए,
फिर हमें पता ये चला कि ये असल नहीं है। चल रहा है पता। वी आर, आप तो देख रहे हैं। हाँ, हम दोबारा जो है वो वापस मूव कर रहे हैं। अब जैसे मैं मुख्तार शेख में काम करता हूं, तो हम लोग यहाँ मतलब कि जब हमारे विजिट्स होते हैं गायनेकोलॉजी के, जब सी सेक्शन के बाद, तो हम वहां पे प्रैक्टिस हमने डेवलप की भी है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट का विजिट हो और हम माओ को बताएं कि आप जो है वो मदर फीड की तरफ तवज्जो दीजिए। ठीक है, सर्टेन इसकी एक्सरसाइजेज भी होती हैं, सर्टेन फूड्स भी होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, सर्टेन मेडिकेशंस भी होती हैं कि मदर फीड रिलीज हो ताकि बच्चे को आप मदर फीड कराएं। देखें, हम लोग स्टार्ट से ही, हम लोगों की जनरेशन, ठीक है ना, ये जो अब लौट फिर रही है, हम लोग स्टार्ट से ही आसानियां ढूंढते हैं, आसानियां ढूंढते हैं, हम लोगों ने अपना लाइफ स्पैन कम कर लिया। बिल्कुल, और उसके साथ हम अपनी सेहत भी खराब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए वे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की खुराक के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह हम जो है खुराक दे सकते हैं। कितने साल का बच्चा हो, उसको जैसे 1 साल से लेकर 4 साल तक का जो बच्चा है उसको क्या ग़िज़ा देनी चाहिए? देखिए, स्टार्ट में मैंने जैसे पहले ऐड किया है कि जो हमारी आजकल की माएँ हैं, ठीक है, मैं आजकल के लोगों को जो है पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि स्टार्ट में तो वो अपनी फीड कराएं, ठीक है, ठीक है, उससे आप कह लें कि बच्चे को आप 70 to 80% स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। और जो दूसरी आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हम प्रैक्टिकली मैं डेली देखता हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं कि बच्चे खा नहीं रहे। हाँ। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपने 4th मंथ में वीनिंग स्टार्ट करवाई, पहली बात है उनको वीनिंग का नहीं पता होता। तो आज मैं ऑन एयर ये बता दूं, वीनिंग नरम हम ग़िज़ा को बोलते हैं, जो हमने स्टार्ट करनी होती है, लाइक फ्रूट्स मैश करके दे दिए, पोटैटो मैश करके दे दिया, चावल मैश करके दे दिए, सागुदाना बना के दे दिया, खिचड़ी बना के दे दी, ये वीनिंग वाली डाइट है। आप 4th मंथ से उसका बच्चे का टेस्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट रेज होगा कि माएँ बच्चों को टाइम क्यों नहीं दे सकती। जब मैंने पूरी केस स्टडी की ना इसके बारे में कि वाई मदर इज नॉट गिविंग टाइम टू हिज और हर चाइल्ड, सामने ये आया कि बच्चे पे बच्चे पैदा हुआ था। दैट्स वाई फैमिली प्लानिंग का भी कहा गया है कि आप एटलीस्ट 3 to 4 years का गैप दें बच्चे में, ठीक है, कि देखें स्टार्ट की बिल्डिंग एज होती है बच्चे की। माँ ने, ठीक है ना, माँ जो है इट्स नॉट अ रोबोट, ठीक है, उसने स्टार्ट में बच्चे को टाइम देना है और स्टार्ट की ही बिल्डिंग एज है, ठीक है। अब एक बच्चा 10-11 महीने का, उसके बाद दोबारा बच्चा जो है पैदा हो गया, उसके बाद फिर 1-1.5 साल बाद, देखें 10 महीने के साथ, 1.5 महीने के साथ किसी की सेहत पे तवज्जो नहीं होती। ये मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं। तो देखें, जो टाइम उसने उसकी वीनिंग पे और उसकी देखें पहली दर्सगाह भी जो है माँ की गोद का आ गया है ना। बिल्कुल। अब जब बच्चे पे बच्चा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मदर कांट गिव द टाइम, जो सीधी सी बात है, ठीक है। दोनों बच्चों को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस पॉइंट पे मैंने ये देखा कि वो ऐसी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती, उनकी 4th मंथ में आदत डेवलप नहीं होती। और हम जो स्किप पे तलाश करते हैं आजकल, फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल दे दिया, सेकेंडली पैकेज प्रोडक्ट्स। अब जो बच्चा 4th 5th मंथ से चिप्स पे, बिस्किट पे, बंटी पे, चॉकलेट पे लगेगा, देखें हमारा पूरी बॉडी केमिकल्स और कह लें कंप्यूटर सिस्टम से कह लेंगे, उससे मैं रिलेट करूंगा। वो छोटे से दिमाग में उसकी चिप में ये चीजें फीड हो जाती हैं। हाँ, फिर वो वही चीजों पे ही जो है खाना उसकी वो चीजें डेवलप ही नहीं होती, टेस्ट डेवलप ही नहीं होता। फिर जब 1.5-2 साल बाद, अब ये टाइम गुजार लिया, अब ये मदर आई है मेरे पास सैलेड 2-2.5 साल की उम्र में, जब बच्चा 2-2.5 साल का है, उस वक्त कह रही होती है कि कुछ खा नहीं रहा। हिस्ट्री टेकिंग करें तो ये चीज सामने आती है। मैं कहा आपने 4th-5वें मंथ में क्या दिया था, तो ये कहते हैं कि मैं इसे चिप्स पकड़ा देती थी, मैं इसे बिस्किट पकड़ा देती थी, या मैं इसे पैकेट वाला जूस पकड़ा देती थी। याद भी नहीं होता होगा क्या दिया, ठीक है। ये भी और दूसरा जो माएँ गलती करती हैं, खाना प्लेट में डाल के बच्चे के सामने रख देती हैं, बच्चा कभी नहीं खाता। मदर और फादर हैव टू गिव टाइम टू देयर चाइल्ड। खिलाना पड़ता है, जबरदस्ती भागना पड़ता है बच्चों के, तभी जाके बच्चे खाते रहे। तो पॉइंट फिर वही रेज होगा कि हमारी जो बेसिक्स है ना, सॉरी टू से, वो हम बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट की जरूरत है। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, बच्चे पे बच्चा कर लो 7 पल जाएगा। यार व्हाट द हेल इज दिस। आप ये देखें कि यार आप बच्चे पे बच्चा कर लें, आप उनकी
ना आप उनकी अखलाकियात पे तवज्जो दे सकते हैं, ना आप उनकी सेहत पे तवज्जो दे सकते हैं। तो ना ही बच्चे का बचपन आप खुद भी इंजॉय करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। माँ बाप ने भी इंजॉय करना होता है ना बच्चों का। अच्छा बात ये है कि वही बात है, ये सारी चीजें हमारी आ जाती है निजाम और तरबियत पे। बिल्कुल। ये जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा तो हम ये चीजें ही नहीं ठीक कर सकते। अच्छा जिस तरह हमारी खवातीन है लेबर में, मर्द हजरात हैं, तो हमारी खवातीन भी जो है वो भी काम कर रही हैं। अच्छा खवातीन के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं? खवातीन को मेरे ख्याल में मर्द से ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो लेबर क्लास में खवातीन है तो अंडरपेड है, ज्यादा काम कर रही हैं, अंडरपेड हैं। एक इंडस्ट्री है जो कि अभी फैक्ट्री के अंदर आती है जिसे भट्ठा कहते हैं। बड़ी मजे की बात यह कि वहाँ खवातीन काम करती हैं लेकिन उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है, वो फैमिली सिस्टम में जाती है, मर्द के नाम का खाता होता है और सुबह से शाम तक ईंट बनाती है, थपेरी होती है, पथेरी कहते हैं उसको, सारा काम करती है लेकिन वो तो आपके डाटा में ही नहीं है। यानी कि आपकी 51% पॉपुलेशन है और 50-50 आपकी जो लेबर क्लास है 50-50 है, घरों में काम करने वाली खवातीन, फैक्ट्रियों में काम करने 50-50 पॉपुलेशन है। अच्छा जो इदारे प्राइवेट इदारों में काम कर रही हैं, जिस तरह ऑफिस में काम कर रही हैं, वो भी लेबर में ही लेबर क्लास में, लेबर क्लास में भी आती है, फील्ड क्लास में भी आती है, डिफरेंट। लेकिन लेबर क्लास में तो सभी आते हैं ना। फैक्ट्री में जो फूड पैकेजेस पे काम कर रही हैं, बिस्किट पैकेजेस पे काम कर रही हैं, होजरी गारमेंट्स में, वो लेबर क्लास में आती है ना। ठीक है। अच्छा अब वो आपके डाटे में नहीं है, दे आर इनविजिबल। हमारी कौम का ये हाल है। अब जैसे हम अभी मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं हाफ ये मैं यूं करके बैठती हूँ सारा दिन, आपको कैसा लगेगा? या आप भी ऐसे बैठे कैमरा के, कैसा लगेगा? सो दिस इज द स्टाइल ऑफ द नेशन। आपके एक फेस नजर आ रहा है तो आपको दूसरा नजर आ रहा है, ठीक है, तो हमारी पूरी कौम का आधा चेहरा नजर आ रहा है भाई। आपने तो आधा 51 पॉपुलेशन को विजिबल ही नहीं किया, सही, उनको शिनाख्ती कार्ड ना देकर। अच्छा कितने लोगों, कितनी खवातीन को आगाही दी कि शिनाख्ती कार्ड रख लो? बहुत से लोगों के पास निकाहनामा नहीं होता, कितने के पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है। बेसिक राइट जो है, बेसिक राइट है किसी की आइडेंटिटी होना। उसकी आइडेंटिटी पाकिस्तान में खवातीन वर्कर्स की आइडेंटिटी अभी तक पूरी नहीं की गई है। सही। अच्छा कि भाई ये तो बिहारी के थे, अब मुल्तान में रहते हैं, इनको तो अपना घर ही नहीं है, तो कहाँ से भाई? वो दे आर द शहरी, वो शहरी है, कई नस्लों से शहरी है यहाँ। उसके शोहर का शनाख्ती कार्ड है, बीवी का नहीं है, कोई बात नहीं। और ऐसी ऐसी शराइत नादरा में डाली हुई है, बंदा देखता हुआ हैरान रह जाता है। सो मिन हैसल कौम, हमें हमारी डायरेक्शन भी ठीक करने की जरूरत है। साथ साथ हमें जो हमारी इंतजामिया और हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी थोड़ा सेंसिटाइज होने की जरूरत है कि वो जा किधर है। हम जब लेबर जो हम ये डाटा बात करें ना 70 ईयर्स में, सारा आ जाता है उसमें, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, फिर पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट में मुलाजमीन है, जो लेबर क्लास में आते हैं, जो दर्जा चहारुम में हैं, जो 9th स्केल तक जितने भी आते हैं वो सारे लेबर क्लास में आ रहे होते हैं। उसमें वासा का डिपार्टमेंट भी हो गया, वापडा भी हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। अब बात ये आती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, बल्कि लेबर क्लास में खवातीन को तो आपको पता है वो रगमाश कोशिश करते हैं हो ही ना। तो हम वो करते हैं जी आई नहीं है, जी सीटें आई नहीं है, फिर भर्तियां नहीं हुई हैं। वो तो आपको पता है भर्तियां कैसे हो रही हैं पिछले 8-10 साल में पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। सो खवातीन तो उसमें आती नहीं है। लेकिन जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे मिनिमम वेज ऑलरेडी कम है। मिनिमम वेज जो कम अज कम उजरत का जो एक पैमाना रखा जाता है वो नहीं दिया जाता। खवातीन की हद तक तो वो बिल्कुल ही सूरत हाल खराब है। भाई आपकी यहाँ पे बिस्किट फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे मैं नाम नहीं लेती क्योंकि हम वही बात हो जाएगी कि हमने नाम क्यों लिया उसका। तो वहां पर खवातीन इस वक्त भी जो पूरा अपनी शिफ्ट के 4000 रुपए ले रही हैं। तो 4000 में आज के दौर में? हाँ जी, और वो 4000 ले रही हैं और उसमें भी वो अपनी दोनों बेटियों को भी साथ ले जाती हैं। चलो उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने मेरे शोहर को दिया हुआ मर्दों वाली साइड पे, बेटे को भी, और 2 बेटियों समेत मैं भी जाती हूँ। तो हम सब 5-5, 4-4 हज़ार कमा के अब 4500 उनकी हुई है। और वो बहुत उसमें है कि चलो हम तीनों हमारे घर का 12-15 हज़ार कमा रहे, तो हमें आटा चूल्हा हमारा चल रहा है और मर्द को भी चल रहा है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग। अच्छा जो फैसिलिटीज उनको दी जाती हैं या आपको उनको मेडिकल उसमें जाता है या इंश्योरेंस के उसमें जाता है, वो जस्ट आपकी चीजें मेरे ख्याल में जस्ट आपके रिटर्न पे हैं, आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। नहीं, देखो इसमें 2 चीजें हैं ना। एक को आपने रजिस्टर्ड किया ही नहीं है। फैक्ट्री में खातून और उसकी बच्चियों का नाम है ही नहीं जी। तो जब वो आपकी वर्कर की कैटेगरी में ही नहीं आई तो उनके साथ सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई कहाँ से जाएगा उनको? एक बात समझे ना, यानी कि एक मजदूर का लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना, अपनी फैक्ट्री के थ्रू रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फिर ही उसके ऊपर तमाम लॉज और तमाम सोशल प्रोटेक्शन वाले लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे ना।
वो कैसे अप्लाई होंगे? अनटिल अनलेस के वो तो रिकॉर्ड में होगा तो अप्लाई होंगे ना। वो तो इनविजिबल है, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, वो इनविजिबल है। तो फिर जो डिपार्टमेंट है वो क्या फिर रोल प्ले कर रहा है? वो यही रोल प्ले करता है जैसे कि हम फूड डिपार्टमेंट करता है। वो जाते हैं, विजिट करते हैं, वो क्या उनको तंबीह करते हैं, हाँ जी हो जाएगा। और हमारे डिपार्टमेंट्स का ये हाल है तो बेचारा आम इंसान फिर किसके सामने जाके अपना दुखड़ा रोए और पीटे कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है यहाँ पर। अभी बहुत सारी बातें होती हैं, हम अक्सर बैठ के करते हैं तो वो कहते हैं जो आप ह्यूमन राइट्स वाले हैं, आप कहते हैं इनकलाब आना चाहिए, तो हम कहते हैं जी इवॉल्व जो नहीं हो रहा। हाँ। या तो एवोल्यूशन होता है या रेवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन तो नहीं होता, तो डिमोशन की तरफ चले गए हम, डिमोट नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्या लॉज हैं जो अगर इस तरह के कोई केसेस सामने आ जाते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी कवानीन के हवाले से भी बताएं। देखिए वेजेस कमिश्नर का ऑफिस है, अगर मिनिमम वेज नहीं दी जा रही है तो जो वर्कर्स हैं वो वेजेस कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ दरख्वास्त दी जाती है कि जी ये फलां जगह काम करते हैं और मिनिमम वेज इनको पूरी नहीं दी जा रही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर किसी की रोक लेता है कोई इदारा तनख्वाह तो वो उसका फिर लेबर कोर्ट में जाते हैं, वो भी वेजेस कमिश्नर के पास है, वहाँ पे भी दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि लेबर क्लास को अपने राइट्स का और वकील को पैसे देने का पता हो। दोनों चीज़ें, एक तो उसको पता हो आपकी कितनी लेबर क्लास है। मैं अभी आप बड़े भट्ठे तो आप हर जगह देखते हैं ना। हाँ। सिर्फ मुल्तान में 570 भट्ठा है, शुजाबाद लालपुर सब मिला के पूरे जिला मुल्तान में जी 570 भट्ठा है। 570 भट्ठे में किसी मजदूर से पूछ लें, आपको पता है कचहरी कहाँ है, सेशन जज कहाँ बैठता है या लेबर ऑफिस कहाँ है, आपको उसी पर पता चल जाएगा, उसको कुछ ही पता नहीं। तो फिर किस तरह हम अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, किस तरह ये काम होगा? देखें जी, रियासती कुछ तो एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन एनजीओज के साथ जो पिछले 7-8 साल से हो रहा है उनका काम भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ये रियासती इदारों का काम है, ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है। ट्रेड यूनियन, कोई भी फैक्ट्री नहीं बन सकती, चल नहीं सकती जब तक कि वहाँ ट्रेड यूनियन ना हो। हाँ। तो कहाँ है ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन का असल काम ही मजदूर को उसके हकूक के बारे में आगाह करना है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके राइट्स के बारे में बताना कि भाई तुम मजदूर हो लेकिन गुलामी नहीं करनी, मजदूरी करनी है, तनख्वाह करना है, इदारे का भी अच्छा मांगना है, अपना भी अच्छा करना है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें हैं नहीं ना। हमारे यहाँ ये है, हमारे जितने भी लेबर हैं बेचारे वो तो सिर्फ इसी, वही आपकी जो बात मैं वही दोहराऊंगी कि लोग मजबूर होकर सिर्फ रोजी रोटी के उसमें चक्कर में कि हम बाकी के खर्चात कहाँ से पूरे करेंगे, अगर अपने राइट्स मांगने लग जाएंगे, राइट्स तो हमें मिलने ही नहीं, वो देना ही नहीं उन्हें, वो कह रहे हैं खड़े दरवाजा चलो जाओ। हाँ, तो राइट्स मांगने जाएंगे, आप अपनी जॉब से भी जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप वो जो 4,000 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं, आप उस चीज से भी जाएंगे। और उसके बाद जो बाउंड्री लेबर का इशू है वो बहुत ज्यादा है। बाउंड्री लेबर, अभी हम बात करें जो जबरी मुशक्कत, बाउंड्री लेबर मीन जबरी मुशक्कत। जबरी मुशक्कत क्या है? ये दोनों मिले हुए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये दोनों। अब जबरी मुशक्कत वाला जो पोर्शन है वो ये है कि आप एडवांस देते हैं किसी को, अपने पास रख लेते हैं, फिर उसको कहते हैं तुम मूव नहीं करना क्योंकि तुम्हारे पैसे जा चुके हैं। ये दोनों सूरतों में हो रहा है। जो घरों में काम करने वाले बच्चे लाए जा रहे हैं देहातों से, उनके साथ भी हो रहा है। जो भट्ठे में काम कर रहे हैं, इस तरह से कुछ फैक्ट्रीज में भी ये काम हो रहा है। पहले ये होता है कि विजिबली जंजीरें डाल के रखा जाता था, रात को भाग न जाए। अब वो जंजीरें डाल के रखा जाता है, अब वैसे ही गार्ड्स की उसके दौरान में किया जाता है। तो एक दो बच्चे उनके ऐसी जगह पे रखे जाते हैं साथ अपने अटैच करके, जब उनको पता हो कि हमने इनको छोड़ के कहाँ हम भागेंगे। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें और फैक्ट्री टू फैक्ट्री पूरा खानदान सेल होता है, खानदान साफ कराता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, टाइम इतना मुख्तसर सा है, बातें इतनी सारी हैं कि हम यहाँ पे मसाइल को उजागर करने बैठे तो हमें कम से कम 4-5 घंटे लग जाए। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। कोई मैसेज देना चाहें डॉक्टर साहब? देखें, मेरा एक मैसेज है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। देखें, जब घर के अंदर कोई मुश्किल आती है, अगर आपके वालिद साहब को कोई मुश्किल आए या बेटे को कोई मुश्किल आए, तो पूरा जो बाकी बहन भाई होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान में यू बेटर नो कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो मेरे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, एवरी डिपार्टमेंट, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, जितने भी इस वक्त डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, आइदर इट्स आर्मी, आइदर इट्स पुलिस, आइदर इट्स पॉलिटिशियंस, आइदर इट्स ब्यूरोक्रेसी, कि प्लीज कुछ अरसा, लाइक 5 साल जैसे हमें कहा जाता है जब हम एफएससी मैट्रिक कर रहे होते हैं कि बेटा अभी कर लो और आगे आसानी है, मैट्रिक से निकल जाओ, एफएससी कर लो, आगे जिंदगी आसान है। तो मैं आप सबसे प्लीज, एवरी पार्टी, आइदर इट्स पीटीआई, आइदर इट्स पीपीपी, आइदर इट्स पीएमएलएन, आइदर इट्स आर्मी, आइदर इट्स ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ये सब आप लोग चला रहे हैं मुल्क, ठीक है, आप लोग चला रहे हैं। तो आप लोग जो है सिर्फ स्टार्ट के जो है ये 5 साल कह लें कि आप
टाइम रख लें और ये अपने मुल्क को दे दें। अगर हम लोग सही तरीके से जो जिस हमारी चीज पे जिम्मेदारी बैठा हुआ है हम्म। वो अच्छे तरीके से जिम्मेदारियां अपनी अदा कर लेगा, तो मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं कि हम लोगों का पासपोर्ट रैंक भी इंक्रीज हो जाएगा और हम लोग एक खुशहाल मुल्क में शुमार होगा। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।